मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 14 अगस्त 2024 के द हिंदू प्लस इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर का एनालिसिस। दोनों ही न्यूज़पेपर में मैं आपको यूपीएससी से रेलिवेंट जितनी भी खबर होंगी उन सभी को पढ़ाने वाली हूँ। स्प्रिंटर सभी इंट्रो को स्किप कर सकते हैं। फॉर द न्यू कमर है, दिस इज अनुरानी। मैं आप लोगों को न्यूज़पेपर का एनालिसिस करवाऊंगी और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इस वीडियो को 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ में शुरुआत करते हैं, सो दैट जो भी आप नए लोग अभी वीडियो देख रहे हैं उनको पता चले कि मेरा पढ़ाने का स्टाइल क्या है। पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो दैट्स फाइन, आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। फिर हम आगे बढ़ते हैं एक प्रीलिम प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक सवाल बनाकर लेकर आती हूँ। जो भी मैं आज आपको पढ़ाऊंगी उसी में से कल वो सवाल होगा, तो आप लोगों की प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। उसके बाद हम जितनी भी रेलिवेंट न्यूज़ आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं मेंस के लिए, उन सभी को कवर करते हैं। Then we move forward toward the news for prelims, and at the end of the video we will cover mapping in the news segment को, जिसमें एक ऐसी पर्टिकुलर न्यूज़ जो कि मैपिंग के नज़रिए से इंपॉर्टेंट हो जाती है सॉल्वली फॉर द पर्पज ऑफ द प्रीलिम्स, हम उसको भी कवर यहाँ पर करते हैं। देर ना करते हुए स्टार्टिंग करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, दैट इज टॉकिंग अबाउट वुमन कैन बी ट्राइड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये जो जजमेंट है ये दिया गया है, एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ द यूपीएससी। आप लोगों को पूछना चाहिए यूपीएससी के लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें पढ़ना होता है जीएस पेपर 2 के अंदर में जुडिशरी को भी, यानी कि जुडिशरी यहाँ पर क्या कर रही है, क्या हाई कोर्ट जो होते हैं वो किसी कानून के अंदर बदलाव कर सकते हैं, या कैसे हाई कोर्ट किसी लॉ के अंदर जो ये बात बोली गई है कि वुमन पे भी लागू होता है तो वो कैसे किया जा सकता है। ये सवाल आना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि न्यूज़ तो कोई भी पढ़ लेगा ना, आप खुद भी जाके एक स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़ को समझना, उसके पीछे के कारण क्या है, ये हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा हम देखेंगे कि ये जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के अंदर भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, यानी कि बिकॉज वी आर ए सोशल बींग्स, हम सभी के सभी जो ह्यूमंस है वो सोशल बींग है, सोसाइटी में रहना हमको अच्छा लगता है, तो उसकी ट्रेडिशंस को, उसकी वैल्यूज़ को कवर अप करना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर हम देखते हैं जीएस पेपर 2 में द मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सोशल जस्टिस के साथ में, ठीक है। तो सोशल जस्टिस यानी कि आपका सामाजिक न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट, वो उस नज़रिए से भी हम इसको पढ़ने वाले हैं। एंड एट द एंड हम देखेंगे कि इथिक्स के अंदर जीएस पेपर 4 में यहाँ पर कुछ मॉरल्स एंड वैल्यूज़ की भी बात आएगी कि कैसे बच्चे जो होते हैं उनके प्रति क्या क्या नैतिक एक इंसान को कैसे रहना चाहिए। तो वो बहुत एक छोटा सेगमेंट वहाँ पर भी होगा, अगर ऐसे कोई केस स्टडी बन जाती है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, ये सब तरीके से अब इसको देखते हुए चलते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो बात हो रही है पोस्को एक्ट के बारे में। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द पोस्को एक्ट, क्या होता है पोस्को एक्ट? ये होता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। ये एक्ट जो था वो 2012 में बनाया गया था, और इसको बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो उन्होंने 1983 के अंदर अपना सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए बच्चों के लिए एक पूरा रेगुलेशन बनाया था। उसी के आधार पर हमने क्या किया, वहीं से प्रेरित होकर इसको अपने इंडिया के अंदर भी इन्फोर्स किया 2012 में। अब इसको किसके द्वारा बनाया गया था, दैट इज इम्पोर्टेंट, एक जो भाग हो जाता है इस पूरे के पूरे आर्टिकल का, वो हमें देखना चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड जो चिल्ड्रन वेलफेयर है वो इसको लेकर आती हैं फॉर द चिल्ड्रन वो। और इसके अलावा यहाँ पर चिल्ड्रन की डेफिनेशन जो दी गई है वो दी गई है चाइल्ड बिलो 18 ईयर्स, यानी वो बच्चा जो 18 साल की उम्र से कम है उसको इसके अंदर लिया जाएगा, रखा जाएगा। पोस्को एक्ट की बात करें तो ये 14 नवंबर को यहाँ पर अफेक्ट हुआ था 2012 में, और यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड के ऊपर भी इसको बेस्ड पे लिया गया था। अभी ये किस चीज़ के बारे में है, ये आपको समझ में आ गया, सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में है कि कोई भी अडल्ट जो कि 18 साल से ऊपर है और वो किसी भी चिल्ड्रन को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है, दैट इज़ इट इज़ अबाउट, ये पूरा का पूरा एक्ट उसी चीज़ के बारे में है। अगर कोई ऐसे सेक्सुअल अब्यूज़ करेगा तो उनको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा, उनके ऊपर केस होगा। ये एक जेंडर न्यूट्रल कानून बनाया गया है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पॉस्को एक्ट है, बिकॉज चाइल्ड क्या होते हैं, चाइल्ड तो दोनों होते हैं, चाहे वो गर्ल हो या फिर चाहे वो बॉय हो, तो ये दोनों के दोनों ही ऐसे हैं जिनको इसमें इंडल्ज किया गया है, रखा गया। आप लोगों को सुनकर बड़ी हैरानी होगी, लेकिन जब हम एनसीआरबी का डाटा देखते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो हमें समझ में आता है कि बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स यहाँ पर जितने भी सेक्सुअली हरेसमेंट के या फिर जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं ऑन द चिल्ड्रन, दे आर मोर
फाउंड ऑन द बॉयज़, यानी कि बच्चे जो होते हैं और उनमें जो लड़के होते हैं उनके साथ में ये दुर्घटनाएं ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा। अब क्योंकि ये होता है तो हम इसको नकार तो नहीं सकते हैं, नहीं नकार सकते तो इसको रोका जा सकता है। कैसे? कुछ चीज़ें होती हैं, हमने समाज में कुछ चीज़ों को बनाया हुआ है। जब हम किसी को अवार्ड देना चाहते हैं, जब हम किसी को प्रेरित करना चाहते हैं कुछ करने के लिए, तो हम उसको अवार्ड देते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, हम उनको कोई चीज़ें ऐसी देते हैं जिससे दूसरे लोगों का भी मन करे कि हमें ऐसे काम करने चाहिए। जब हम किसी चीज़ को नकारना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं सोसाइटी से, तो हम पनिशमेंट देते हैं। एंड उसी में हमने इसमें क्या किया हुआ है, पनिशमेंट को भी लागू किया हुआ है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा कोई कॉन्सेशनल सेक्स जो चिल्ड्रन में होता है उसको रिकॉग्नाइज इसमें नहीं किया गया है कि आपने बच्चे से कॉन्सेंट ले लिया होगा, उसने बोल दिया होगा कि नहीं मैं तो राजी था या मेरी रज़ा इसके अंदर थी, वो इस एक्ट के तहत पे जो है परमिसिबल नहीं माना जाता है। इसके अलावा रिलीफ इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के साथ में हो जाता है उनको रिलीफ भी दिया जाता है, मॉनेटरी हेल्प भी की जाती है, साथ में उनके लिए रिहेबिलिटेशन भी की जाती है। स्पेशल कोर्ट्स इसके अंदर में बनाए गए हैं सो दैट स्पीडी ट्रायल हो सके। अब ये इतना अच्छा एक्ट होते हुए भी अब दिल्ली हाई कोर्ट को क्या बोलना पड़ रहा है? देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना तो यहाँ पर इस एक्ट के तहत पे एक वर्डिंग का इस्तेमाल किया गया है दैट इज नोन एज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल। अब पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेशन का मतलब होता है यू आर गोइंग अंडर समथिंग, आप किसी चीज के अंदर जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो, भेदन कर रहे हो किसी चीज का। नाउ बिकॉज मेल्स आर हैविंग देयर पीनस, सो व्हाट कैन दे डू, दे कैन easily penetrate into the vagina of a girl or anus of a boy, ये हो सकता है। बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल तो हमें समझ में आता है बिकॉज दे आर नॉट हैविंग ए पीनस सो दे कैन नॉट डू पेनिट्रेटिव सेक्स। अब अगर वो नहीं कर सकती हैं तो दिल्ली हाई कोर्ट में यही बात बोली जा रही है कि क्योंकि आपके यहाँ पर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात हो रही है तो ये तो वुमन कर ही नहीं सकती है, नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब उनको सजा भी नहीं होनी चाहिए थी। जब ये दलील आती है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत में तब हम देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है इस बात को कि वुमन के पास बेशक पेनिस ना हो लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि वुमन जो होती हैं अगर वो भी यहाँ पर किसी बच्चे को सेक्सुअली हरेस करती हैं बाय एनी मीन्स, उसको भी पॉस्को एक्ट के तहत पर यहाँ पर जिम्मेवार और गुनहगार दोनों ही माना जाएगा। और ये बोलते हैं कि एक्ट जो है जेंडर न्यूट्रल एक्यूजेशन के लेवल पर भी होना चाहिए, चाहे वो वुमन हो या मैन हो, ये जो भी कर रहे हैं इन दोनों को ही इसके प्रति जिम्मेवारिता जो है वो ठहराई जाएगी। पोस्को एक्ट के बारे में अभी हम आते हैं, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट भी इसको बोल सकते हैं कि हाँ देखिए बच्चों के जो प्रोटेक्शन है उसके लिए क्या किया जा रहा है, दिस इज हैपनिंग। अब ये प्ली जो थी वो लगाई गई थी अगस्त 9 को किसी अक्यूज के द्वारा, जब वो बोलती हैं कि पोस्को एक्ट के ऊपर उनको यहाँ पर सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर सजा जो है वो दी जा रही है, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि चाहे बेशक वो फीमेल हो या मेल हो उन दोनों को ही सजा जो होगी वो दी जाएगी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं बिकॉज इट इज़ इम्पोर्टेंट, राइट। हम देखते हैं कि कैसे क्या क्या फीचर्स होते हैं पॉस्को एक्ट के। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, विक्टिम जो होता है जिस भी बच्चे के साथ में ऐसी कुछ दुर्घटना होती है तो उनको उनकी जो आइडेंटिटी होती है उसको क्या किया जाता है, कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उनको छुपा कर रखा जाता है, सामने नहीं बताया जाता है बिकॉज उस बच्चे का पूरा जीवन अभी आगे आने वाला है, उसका पूरा फ्यूचर अभी है, तो उसको कल को सिर्फ इसी बात से हरेस किया जाए, मेंटली परेशान किया जाए कि आपके साथ में ऐसे कुछ दुर्घटना हुई थी, सो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। दैट इज वाई जो आइडेंटिटी होती है मोस्टली इन द रेप केसेस ऑल्सो यही किया जाता है कि आइडेंटिटी को हमेशा कॉन्फिडेंशियल रूप से रखा जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसमें पीरियोडिक पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है एवरी एम्प्लॉय जो भी इंटरेक्ट करता है किसी चाइल्ड के साथ में, तो इसमें हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी यहाँ पर लगाया गया है कि चाहे वो स्कूल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो ट्यूशंस हो, चाहे वो मेडिकल हो, एनीवेयर जहाँ पर भी एक बच्चा जो है वो आता जाता है उनका क्या होना चाहिए, पीरियोडिकली वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन होती रहनी चाहिए। तीसरा हम देखेंगे राइट टू लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ ए चाइल्ड दैट इज कम अंडर आर्टिकल 21, ऑल्दो इट इज ए फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट आता है लेकिन इसके तहत में भी इसको एज अ राइट की तरह से देखा जाता है।
इसके अलावा बोला जाता है कि विक्टिम जो होगा उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, ये भी उनका एक अधिकार है। नो टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग अब्यूज़, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने आपके साथ में बिल्कुल 10 दिन में आपने जो है रिपोर्ट किया है अब्यूज़ को या फिर 20 दिन में किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं ना, वो समय लगता है उनको चीज़ों को बताने के लिए, तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ डन। जेंडर न्यूट्रल एक्ट है और इसमें अब्यूज़ को, इट इज़ एन ऑफेंस टू नॉट रिपोर्ट एन अब्यूज़। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके साथ में कभी कोई अब्यूज़ हुआ है और आपने एज अ चाइल्ड, जब आप नहीं जानते थे उस बात को, लेकिन आपके पेरेंट्स तक को पता चल गया है और अब अगर वो उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उसको भी क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस ही माना जाएगा, उसी कैटेगरी में उसको रखा जाता है। अब टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बोला था कि जुडिशरी जो होती है वो कैसे किसी कानून को यहाँ पर बोलती है, कैसे किसी कानून को कोड करती है, क्योंकि कानून बनाए किसके द्वारा जाते हैं। देखिए, कानून जो बनाए जाते हैं ना, वो बनाए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा। तो लेजिस्लेचर कहाँ होता है? लेजिस्लेचर हमें समझ में आता है कि राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पार्लियामेंट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक हमारे प्रेसिडेंट होंगे, एक हमारा लोकसभा होगा और दूसरा हमारा जो हाउस होगा वो होगा राज्यसभा। अब यहाँ से जो कानून बन जाता है, 2 तरीके से कानून इंडिया में बनाया जा सकता है, बल्कि 3 तरीके से। पहला कौन सा तरीका होता है? हम देखते हैं फर्स्ट तरीका होता है जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया। पहले हाउस में, लोकसभा में किसी बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसको मेजोरिटी से पास करके राज्यसभा या इनमें से कोई भी हाउस में पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, अगर वो मनी बिल नहीं है तो, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है तो ये हम देखते हैं। और इसके बाद जब प्रेसिडेंट उसको यहाँ पर मोहर लगा देते हैं, कंसेंट दे देते हैं, तो ये एक होता है जो कि बन जाता है एक्ट, यानी कि एक कानून इस तरीके से बन सकता है। दूसरे तरीके से कानून बनता है कि कोई एक हाउस, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, यानी कि राज्यसभा कभी भी जो है वो बंद नहीं होता है, हमेशा कंटिन्यूअसली चलता रहता है। कैसे? क्योंकि राज्यसभा की जो टर्म होती है वो 6 साल की होती है और हर साल यहाँ पर 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के अंदर में। जब वो रिटायर होते हैं तो फिर नए मेंबर आते हैं और इस तरीके से लगातार चलता रहता है। लोकसभा क्या होता है? 5 ईयर्स का लोकसभा का टर्म होता है और 5 साल खत्म होने के बाद में दोबारा से इलेक्शंस करवाए जाते हैं। तो लोकसभा के लिए इलेक्शन इस प्रकार से होते हैं जो कि डायरेक्टली हम देखते हैं करवाए जाते हैं। अब जब ये हाउस सेशन में नहीं है या बीच में भी क्या हो सकता है, आप राज्यसभा को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन लोकसभा में मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ में आप निकाल कर क्या कर सकते हो, प्रेसिडेंट, अगर जो मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनती है, अगर उनमें से कॉन्फिडेंस हट गया है, अविश्वास जो मोशन होता है उसको कर दिया गया है और वो अपनी जो मेजोरिटी उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं, लीडर ऑफ द गवर्नमेंट, तो उनको हटा दिया जाता है। दैट मीन्स कि चाहे तो 6 महीने के अंदर भी लोकसभा गिर सकती है, जो पूरी की पूरी बनाई गई थी गवर्नमेंट, वो 2 साल में भी गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है। जरूरी नहीं है कि वो एक बार बन गई है तो 5 साल के लिए बनी ही रहेगी। क्योंकि ये कंसेप्ट होता है तो ऐसा हो सकता है बिल्कुल कि लोकसभा कभी एक बार में क्या ना हो, पावर में ना हो। जब वो पावर में नहीं है या फिर नहीं बैठती है अभी हाउस सेशन के अंदर, तो हम देखते हैं क्योंकि राज्यसभा इकलौता कोई कानून को यहाँ पर पास नहीं कर सकते हैं, तो फिर जो पास होता है वो क्या होता है, प्रेसिडेंट की वजह से। तो प्रेसिडेंट से जब डिक्री यहाँ पर आती है तो उससे भी क्या बन सकते हैं, कानून बन सकते हैं। हालांकि ये जो होते हैं इनको पास करना पड़ेगा लोकसभा जब भी आएगी 6 महीने के अंदर अंदर, अदरवाइज ये खत्म हो जाएंगे। नंबर तीसरा एक तरीका होता है कोई भी कानून बनने का, जो कि होता है थ्रू द हेल्प ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी क्या करेगी, जब तक यहाँ पर लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बनाती है तब तक जुडिशरी अपनी तरफ से किसी कानून को बना सकती है, कह सकती है कि ये सारी चीजें ऐसे काम करेंगे। 3 तरीके से कानून बने। अब हम देख रहे थे कि जुडिशरी ही क्यों कोडिफाई कर रहा है, क्योंकि देखिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ न्यूज़पेपर, आई नो इट इज़ ए न्यूज़पेपर और मैं आपको बहुत सारा स्टैटिक का पार्ट पढ़ाते हुए चल रही हूँ, लेकिन अगर मैं इतनी सारी बातें आपको नहीं बताऊंगी, रिविजन नहीं करवाती रहूंगी, तो आपके लिए जो आपने ये आर्टिकल पढ़ा है अभी अभी, आप इसको बहुत ईजिली भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जुडिशरी के पास पावर ही होती है कि उनको क्या करना है, हर कानून को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि
उनको वो क्या है, गार्डियन है यहाँ पर। किसके गार्डियन है? गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उनको कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करना है। और अदर जो हमारे कोर्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनको हम देख पाते हैं क्योंकि हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इसी वजह से वो लोग भी क्या करते हैं, कितने भी कानूनों फाइनल इंटरप्रिटेटर यहाँ पर कोई जज ही होगा, जुडिशरी ही होगी। सो ये हमारा जो है पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है, लेजिस्लेटिव सिस्टम है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रॉब्लम्स को। सबसे पहला जो सवाल है वो पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस रिवर के बारे में बोली गई है। दो स्टेटमेंट इसमें है और ये रिवर क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ इसी वजह से सवाल लेकर आई हूँ। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द यूरोप आफ्टर रशियन वोल्गा, क्योंकि मैंने कल ही आप लोगों को रशिया के बारे में पढ़ा है और वोल्गा रिवर के बारे में भी पढ़ाया, और उससे 2 दिन पहले मैंने आपको जिस रिवर के बारे में सवाल पूछ रही हूँ इसके बारे में भी पढ़ाया। तो जल्दी से मुझे आंसर इसका दीजिएगा। देखिए कहती है कि ये वोल्गा के बाद में यूरोप में ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है इट फ्लोज फ्रॉम ब्लैक फॉरेस्ट इन जर्मनी टू द ब्लैक सी, यानी कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का उससे लेकर ये जो ब्लैक सी है तो वहां तक ये क्या करती है, बहती है। अब आप लोगों को शायद याद आ रहा होगा। आंसर जो है वो मैं इसका आप लोगों को साथ में पढ़ाती हूँ मैप के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये हम देख पाते हैं कैसे यूरोप का मैप हमें दिखाई दे रहा है, और यूरोप के मैप के अंदर में ऊपर हमें पोलैंड दिखाई दे रहा है, इधर हम जर्मनी को देख पा रहे हैं, यहाँ चेक रिपब्लिक है, इटली इज देयर, स्विट्जरलैंड, और यहाँ पर हम ब्लैक सी को देख पा रहे हैं। हम देखते हैं कि ये जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ से ये रिवर जो है वो निकल रही है, दोनाबे रिवर, और ये कहाँ तक जा रही है, ये जा रही है हम देख पाएंगे ब्लैक सी तक, लाइक हेयर इट इज गोइंग। अब आप देखिए, हम अगर पूरे मैप को आपको दिखाऊं तो इतने एरिया में ये फैल रही है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर है यूरोल माउंटेन। यूराल माउंटेन क्या करती है, हमें पता है कि जो रशिया है जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है उसको डिवाइड कर देती है। उसका कुछ पार्ट जो है वो आ जाता है यूरोप के अंदर, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो कहाँ चला जाता है, वो चला जाता है यहाँ पर एशिया के अंदर या फिर साइबेरिया के अंदर में। तो आंसर हम देख पाएंगे यहाँ पर दोनाबे इज अ रिवर, तो ऑप्शन ए जो होगा वो इसका आंसर होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए मेरा एक टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप है जिस पे आप जो वीडियो देख रहे हैं इसकी पीपीटी और इससे रिगार्डिंग हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं खासकर पर्टिकुलरली मेंस के लिए वो आपको मिल जाते हैं। अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहें, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर यहाँ से आप ये जो ऑफिशियल हैंडल है इसको भी सर्च करके इजिली ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम हमारे जो वीडियो है उसके थर्ड पार्ट के ऊपर आ चुके हैं जो कि मेन स्पेसिफिक सारी न्यूज़ होंगी, तो चलिए आराम से इनको समझते हैं। सबसे पहले न्यूज़ बात कर रही है स्टैटिस्टिकल इफेक्ट्स पुल्ड इन्फ्लेशन टू 59 मंथ्स लो टू 3.54% इन जुलाई। देखिए पहले हम आंकड़े देखते हैं, फिर हम स्टैटिक के हिसाब से समझेंगे कि वाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एस। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो क्यों हो जाती है, जीएस पेपर 3 में हमें इकोनॉमी पढ़ना होता है, और इकोनॉमी के अंदर हमें बैंकिंग भी पढ़ना पड़ता है। इकोनॉमी में तो आपको पता है अर्थव्यवस्था आ गई है, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा रिगार्डिंग द जो भी इकोनॉमिकल टर्म्स होते हैं, जो भी कंसेप्ट होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है महंगाई। महंगाई की यहाँ पर बात करते हुए बताई जा रही है कि महंगाई जो है वो एक्चुअली में अभी पिछले 60 मंथ के आसपास से हम देखेंगे कि सबसे कम आ गई है, पिछले 5 साल में सबसे कम हुई है। लेकिन मैम अभी कुछ दिनों पहले तो आपने हमें बताया था कि महंगाई जो है वो फूड बास्केट में काफ़ी बढ़ गई है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए जब हम इन्फ्लेशन को देखते हैं ना तो हम इन्फ्लेशन को 2 चीज़ों में बांटते हैं, एक होता है रिटेल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है कंज्यूमर जो इन्फ्लेशन प्राइस होता है वो, तो सीपीआई। जब यहाँ पर मैं फूड वगैरह को आपको बताती हूँ तो बेशक ऐसा हो सकता है कि फूड के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी हो गया हो, और कुछ महीनों में ही होता है, साल में क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन द सीजन। मानसून है, बारिश ज़्यादा हो रही है, कहीं पर फसल खराब हो गई है, कहीं पर बारिश कम हुई है, जिस वजह से हम देख पाएंगे कि जो फूड है या तो ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं डिफ्लेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मंदी देखने को मिलेगी, या फिर कभी कभी ज़्यादा बारिश की वजह से फूड की जो क्रॉप है वो ज़्यादा
हो जाती है तो मंदी आ जाएगी, और कम होगी तो उसकी वजह से हम देखेंगे महंगाई होगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई यहाँ पर पीछे से कम हो रही है। ऐसा ही अब की बार भी देखने को मिला था। हम देखते हैं कि इंडिया का जो कंज्यूमर प्राइस है वो कूल हुआ है, 5.1% इस जून में था, और अभी हम देखते हैं जुलाई में 3.54% के ऊपर आ गया है। पर आप बताइए मैम कि इन्फ्लेशन को रखना कितना होता है। देखिए, अगर मैं आपको आरबीआई के द्वारा बताऊं तो हम आरबीआई से पहले पहले क्या करते थे, कोशिश करते थे कि इन्फ्लेशन को जितना हो सके उतना डाउन हमें रखना चाहिए। लेकिन 2016 में उर्जित पटेल जब यहाँ पर एज अ गवर्नर ऑफ आरबीआई बनते हैं, तो वो एक स्ट्रेटजी लेकर आते हैं और कहते हैं कि इन्फ्लेशन जो है उसको हमें +-2 जो है वो 4 के बीच में रखना चाहिए। यानी कि सबसे अच्छा होगा आप उसको 4 रखिए, या फिर आप उसको 2 से लेकर 6 के बीच में कितना भी रखिए, वो आपका रखना जो होगा वो इकोनॉमी के लिए भी अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। ओवरऑल हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी के लिए ये जो आंकड़ा है ये ठीक रहेगा। अब ये कितना बता रहा है, 3.54, मतलब कहीं ना कहीं ये जो कैटेगरी मैंने आपको बताया इसके अंदर में है, बिल्कुल है। तो ये जो है इतना हमें रखना होता है, किसको रखना होता है, आरबीआई को। आरबीआई जो है वो प्रमुख होते हैं इसके। अब आरबीआई को इसी को इन्फ्लेशन को टारगेट में रखने के लिए आरबीआई के पास आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की यानी कि एमपीसी की हम बात करें, जिसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, एमपीसी जो होती है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑफ आरबीआई, ये 6 मेंबर से बनकर बनी होती है। इसमें एक तो हेड होंगे, यानी कि गवर्नर जो होंगे आरबीआई के, वो क्या होंगे, एज ए चेयरपर्सन यहाँ पर काम करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर 2 और ऐसे मेंबर होंगे जो कि आरबीआई की तरफ से ही लिए गए होंगे, जो उनको नॉमिनेट किया होगा। इसमें 3 ऐसे मेंबर होते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भेजे गए होते हैं। ये तीनों के तीनों, ये जो 6 मेंबर हो गए हैं, अब इनको क्या करना पड़ता है, मिनिममली साल में 4 बार इनको मिलना क्या है, मैंडेटरी है। मिनिममली आपको मिलना पड़ेगा, मैक्सिमम आप जितना चाहें उतनी बार मिल सकते हैं। हर मंथ जो है तभी भी मिल सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात होगी नहीं। लेकिन ये कुछ मैंडेटरी रूल्स बनाए गए हैं। अब इनके स्टांस भी होते हैं। एमपीसी जब भी आती है मिलती है हर महीने में, 2 महीने में एक बार। अगर ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है वो काबू में आ ही नहीं रहा है और पिछले 9 महीने से 3 क्वार्टर से बिल्कुल ही काबू में नहीं आया है, तो फिर इनको क्या करना पड़ता है, एमपीसी को गवर्नमेंट को लिखित में जवाब देना पड़ता है कि वो महंगाई को काबू में क्यों नहीं लेकर आ पा रही है। अब महंगाई को काबू में लेकर कैसे आया जाएगा, इसके पीछे भी यहाँ पर क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ स्टांस होते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि अलग अलग स्टांस होते हैं, जिसमें हॉविश नाम की भी हम मॉनेटरी पॉलिसी को देख पाते हैं, जिसमें हम होल्ड टाइट इसको बोला जाता है कि आपने क्या कर दिया, बिल्कुल टाइट कर दिया है, तो टाइट कर दिया। फिर इसमें अकोमोडेटिव भी स्टांस होता है कि आपने कुछ भी नहीं बदला है, जो है वैसा का वैसा छोड़ दिया है। ये 3 तरीके के हम यहाँ पर स्टांसेस को देख पाते हैं। फिर हम देखते हैं इजी पॉलिसी भी होती है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जानबूझकर, जब मंदी आ गई है तो जानबूझकर महंगाई को थोड़ा उठाना चाहते हैं। अब ये किया कैसे जाएगा, किया जाएगा रेपो रेट के द्वारा, या फिर जो बैंकिंग में अदर, देखिए बहुत सारे, रेपो रेट जस्ट एक एग्जाम्पल है। 2 तरीके से ये हो सकता है, एक हो सकता है क्वालिटेटिव तरीके से, एक हो सकता है क्वांटिटेटिव जो चीज़ें होती हैं उनके द्वारा। अब क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में आप सबसे एक आसान तरीका देख लीजिए रेपो रेट का। रेपो रेट होता है जब किसी बैंक को आरबीआई से पैसे चाहिए हो, तो आरबीआई से वो पैसे लेके आ सकता है। आरबीआई उनको पैसे देगा तो उनके ऊपर क्या लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा। इंटरेस्ट लगाएगा तो आरबीआई क्या कर देता है, इंटरेस्ट को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो रेपो रेट है वो 6.5% चल रहा है, लेकिन कोविड से पहले ये 4% होता था। यानी कि 6.5% रेपो रेट है, तो अब बैंक क्या करेगा, क्योंकि उसको लोन देना और अपने खर्चे भी निकालने, तो वो इस लोन को 7 से 8% के बीच में रख देगा। 7 से 8%, यानी कि 100 रुपये अगर कोई एक, यानी मैं ही हूँ, मुझे लोन चाहिए और मैं बैंक के पास जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई के पास, और उनको बोलती हूँ कि मुझे क्या है, 100 रुपये लोन में चाहिए है। अब 100 रुपये इसी वजह से बता रही हूँ, सो दैट आप लोग आराम से समझ पाए। या मान लीजिए चलिए 1 लाख कर देते हैं, 1 लाख रुपये मुझे लोन में चाहिए। एसबीआई कहता है ठीक है मैम दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7.5% का हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर हम देखते हैं
जो इंटरेस्ट है वो चल रहा है, सो दैट आप जब वापस आपको देना पड़ेगा ना, तो आपको 1,07,500 रुपये हमें वापस करने पड़ेंगे आफ्टर दिस अमाउंट, ठीक है, इतने समय के बाद में। तो मैं कहती हूँ ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन जब ये आरबीआई को देंगे, तो अब आरबीआई ने तो इनसे 6.5 लिया था, तो ये आरबीआई को कितना देंगे, 1,06,500 रुपये। अब जब ये 1,06,500 रुपये आरबीआई को दे के रहे हैं, तो इनके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 1,000 रुपये। अब 1,000 रुपये में से ये अपना जो खर्चा है उसको भी चलाएंगे और अपने बैंक को भी अच्छे से, ये जो कॉर्पोरेट है वो करेंगे। अब जब बहुत सारे लोग इसी तरीके से लोन लेंगे, तो अब इनके पास में ये 1,000 बना के बहुत सारे कस्टमर्स के 102 लाख रुपए बच रहे हैं। तो वो होता है रेपो रेट, और इस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट में काम करता है। एनीवे, अभी के लिए अच्छी बात यही है कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम हो गया है। इसकी वजह से इंटरेस्ट के जो रेट होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फूड में ये बढ़ रहे थे, लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए जुलाई के अंदर की एटलीस्ट जो है अच्छी एक खबर है। नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करें, जो कि है हिंडनबर्ग अडानी बट सागा। देखिए, वैसे तो ये आर्टिकल जो है ये हमारे लिए जीएस पेपर 3 में इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री को, कई कंसेप्ट को हम यहाँ पर देखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे सेबी को, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि शेयर मार्केट में शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट, ये दोनों ही आपको इकोनॉमी के अंदर पढ़ना पड़ता है। सो उस नज़रिए से हम इस पूरे पूरे केस को देखते हैं। अब मैं अगर इसको पढ़ के आपको बैठाने यहाँ पर लग जाऊँ तो उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। केस स्टडी की तरह, स्टोरी की तरह मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, सो दैट आप लोगों को चीज़ें याद रह सके। देखिए, हम जाते हैं आज से 2 साल पहले, लगभग 2023 के अंदर, जनवरी में, बिल्कुल स्टार्टिंग ही हुई थी 2023 की। तभी हम देखते हैं कि हिंडनबर्ग, जो कि एक यूएस बेस यहाँ पर रिसर्च कंपनी है, जो कि काफ़ी पहले 1920s के दौर में यहाँ पर बन चुकी थी, और उसका काम ही ये था कि ऐसी कंपनियों के बारे में रिसर्च करना जो शायद कुछ इरेगुलरिटीज़ जो है वो कर रही हो। इरेगुलरिटीज़ क्या होती हैं, जो नहीं करना है वो कर रही होंगी। अब जब ये इरेगुलरिटीज़ की बातें कर रहे हैं हम, यानी कि इसमें कुछ करप्शन भी हो सकता है, इसमें कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, कंपनी के अंदर वो ठीक नहीं चल रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है। ये काम इन्होंने शुरुआत से ही उठाया था। अब ये पहले यूएस बेस्ड कंपनीज पे ज़्यादा काम करती थी, अब ये ग्लोबली भी जितनी कंपनीज हैं, मोस्टली जो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से ऊपर उठ रही हैं उनके ऊपर भी रिसर्च करती हैं। इन्होंने रिसर्च किया और जनवरी 2023 में ये छापा कि भारत की जो अडानी ग्रुप की कंपनियां, अब अडानी ग्रुप में मैं चलिए आपको थोड़ी स्टोरी समझा देती हूँ। ये कहते हैं कि अडानी जो ग्रुप है उसमें दो भाई हैं, ठीक है। एक हम देखते हैं इस ग्रुप में जो बिग ब्रदर है उनका नाम है विनोद अडानी, और जो छोटे भाई है यहाँ पर जो कि ज्यादा फेमस है वो कौन है, गौतम अडानी। ये कहते हैं कि जो बड़े भाई हैं वो क्या करते हैं, ऑफशोर करते हैं कंपनियों को। ऑफशोर का क्या मतलब हुआ कि ये यहाँ से, इंडिया से पैसा निकाल कर एज ए पेरेंट कंट्री इंडिया में रखते हैं, और कुछ फंड जो कि ये टैक्स में नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ क्या कर रहे हैं, ये पैसे को ब्लैक तरीके से कमा रहे हैं, उसको दूसरी कंट्री में दूसरी कंपनी तक पहुंचा कर, दिखा कर, जो कि इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी, और कहते हैं कि नहीं हमने तो उस कंपनी को दे दिया और वो इन्हीं की थी, और उसको क्या कर लेते हैं, वाइट कर लेते हैं। ऐसे कुछ इल्जाम लगाया हिंडनबर्ग के द्वारा। ये कहते हैं कि गौतम अंडानी जो है वो भी क्या है, इसके अंदर इंडल्ज हो सकते हैं। यहाँ तक ये रिपोर्ट थी, बहुत ही एक समय ऐसा आया कि अडानी ग्रुप जो था उनके ऊपर इंक्वायरी हुई। अब इंक्वायरी कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पर गड़बड़ हो रही थी, और मोस्टली शेयर्स की गड़बड़ हो रही थी, तो सेबी इसमें इंक्वायरी करेगी। हम देखते हैं सेबी ने जो 22 यहाँ पर इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए थे, उनमें से 20 को अच्छे तरीके से इंक्वायर किया, बिल्कुल अंदर तक जाके अच्छे तरीके से, और फिर ये केस जो था वो चला जाता है हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के पास में। हाई कोर्ट ने इंडोर्स भी किया, प्रशंसा भी की सेबी की इस मामले में, कि उन्होंने इंक्वायरी काफ़ी अच्छे तरीके से की, और फिर उन्होंने इस केस को दे दिया, हम देखते हैं, सीबीआई को। लेकिन अभी तक इस केस के ऊपर हमें ज़्यादा आगे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हम देखते हैं कैसे गौतम अडानी जो था वो कहते हैं कि ये सारी झूठ बातें जो भी ये बोल रहे हैं, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सेबी अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले बताती है कि हिडनबर्ग के जो मालिक हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जस्ट ये न्यूज़ के फैलने से पहले अडानी ग्रुप के कुछ शेयर जो थे वो खरीदे थे कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू एज अ ब्रोकर हाउस। और उसके बाद में उन्होंने क्या किया, आफ्टर जब ये न्यूज़ सामने आती है और एकदम से अडानी ग्रुप के शेयर जो है वो 40% तक नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको रिलीज किया, यानी कि
फ़ायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे थे कहीं न कहीं। तो ये फ़ायदा जो उठाने की थी, क्या थी कि उन्होंने ऐसी स्टेटमेंट निकाली, उनका जो शेयर था वो गिर जाता है, वो उसको खरीद लेते हैं और फिर जब बाद में इनका शेयर दोबारा से ऊपर जाता है, तो वो उसको बाद में बेच देते हैं। अब उनका ये बेनिफिट हो गया था, ऐसे इल्ज़ाम लगाए। हालाँकि बाद में जो हिंडनबर्ग है, उन्होंने और जो कोटक महिंद्रा बैंक है, उन दोनों ने ही इस बात को नकार दिया कि हमारे पास में ऐसा कुछ इनका कोई जो अकाउंट है, वो था ही नहीं। अब फिर से इसमें एक रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की तरफ से। हिंडनबर्ग कहता है कि अभी जो सेबी की चेयरमैन है मधुबी पुरी, वो क्या है, वो उन्होंने भी अडानी ग्रुप में अपने जो पैसे थे वो रखे हुए थे, वहां से शेयर खरीदे हुए थे, फंड में पैसे डाले हुए थे, और शायद यही कारण है कि उन्होंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ में नहीं की। अब ये स्टेटमेंट जब आती है तो सोच के देखिए कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम कैसे हिलेगा। हमारी शेयर मार्केट भी कुछ पॉइंट्स नीचे जाती है, हालाँकि इतना बड़ा इम्पैक्ट इसका नहीं हुआ जैसे पहले बार में जनवरी में देखने को मिला था। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि अब की बार किसी इंडस्ट्री के ऊपर ना लगकर जो चेयरमैन ऑफ सेबी है उन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था। लेकिन चेयरमैन ने अपनी पूरी-पूरी सफाई दी है। उन्होंने बताया है कि ये बात बिल्कुल सच है कि उन्होंने और अपने उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने क्या किया है, अडानी ग्रुप में बेशक उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो तब किए थे जब वो सेबी का एज अ पार्ट नहीं थी। वो किए थे उन्होंने 2015 में, जब वो सिंगापुर के अंदर एक प्राइवेट जॉब करती थी विद हर हस्बैंड, क्योंकि वो सेबी का पार्ट नहीं थी। और वो सेबी का पार्ट कब बनती है, 2017 में। 2017 में वो फुल टाइम सेबी मेंबर बन जाती है और उसके बाद हम देखते हैं 2023 के अंदर ही वो एज अ चेयरमैन ऑफ द सेबी यहाँ पर देखी जाती हैं। तो इसी वजह से ये जो पूरे के पूरे मुद्दे हैं या जो इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं, उनके अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल बेशक ऐसे ही लगा दिए गए हैं। बेवजह इंडियन मार्केट को हिलाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट की भी देखें तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि ये जो है पर्टिकुलरली ये चाहते हैं कि इंडिया की मार्केट के अंदर शॉक आए बार-बार में, इसी वजह से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। नेक्स्ट आर्टिकल को हम देखते हैं जो कि है हाउ तुंगभद्रा डैम गेट वॉज स्वेप्ट अवे, व्हाई फार्मर्स आर फियरफुल। देखिए यहाँ पर बात हो रही है तुंगभद्रा रिवर के बारे में और उसके ऊपर बने हुए डैम के ऊपर। तुंगभद्रा रिवर को अगर हम देखें तो देख पाएंगे कि कैसे तुंगभद्रा नदी जो है वो कर्नाटक से इमर्ज होती है, ईस्ट से, और वेस्ट की तरफ बहती हुई चली जाती है, जिसमें आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होती हुई वो जाती है। कर्नाटक में ये बनी हुई है। अब इसी तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, जो कि आपको अगर हिस्ट्री में भी याद करेंगे तो विजयनगर एम्पायर जो था उसके साथ में आप इसको देख पाएंगे कि कैसे हरिहर एंड बुक्का जो थे वो क्या करते हैं, 1348 के अंदर में दिल्ली सल्तनत से चल जाते हैं और वहां से आने के बाद में क्या करते हैं, नीचे आते हैं और नीचे आके ये लगभग 1401 के अंदर अपना खुद का एक जो राज्य है विजयनगर उसको बना लेते हैं। इसी वजह से ये जो डिस्ट्रिक्ट से निकल रही है आज भी, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कर्नाटका में विजयनगर डिस्ट्रिक्ट ही है। ये वही रिवर है, काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, बड़ी रिवर्स में से एक में आती है। दो रिवर्स होती हैं, एक रिवर है यहाँ पर तुंगा, प्लस दूसरी जो रिवर है भागा। जब ये दोनों मिल जाती हैं तो ये ना जानी जाती है तुंगभद्रा के नाम से। और जब ये आगे बढ़ती है और तेलंगाना तक पहुंचती है तो तेलंगाना में एक ऐसी रिवर है जो मिल जाती है कृष्णा रिवर के साथ में, विच इज वेरी प्रोमिनेंट रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। अब इसी रिवर के ऊपर एक डैम बना हुआ था और ये डैम ऐसा वैसा डैम नहीं था, बहुत ही पुराना डैम बनाया गया था। हम देखते हैं कि 1947 में इस डैम की नींव रख दी गई थी और 1953 में ये जो डैम है वो बना दिया गया था। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि कुछ एरिया में फ्लडिंग ज़्यादा होती थी और कुछ एरिया में सूखा ज़्यादा पड़ता था। इसी वजह से रिवर का जो पानी है थ्रू द हेल्प ऑफ डैम उसको रिजर्वोयर के अंदर क्या किया जाता था, यहाँ पर हम देख पाएंगे इकट्ठा किया जाता था और उसके बाद में उसको अलग अलग जो जगहें हैं जहाँ पर सूखा पड़ रहा है, फेमिनाइन आ रहा है, वहां तक पहुंचाया जाता था। अब हम देखते हैं कि यही डैम जो है इसका एक गेट था। ये आप देखेंगे गेट, जब भी डैम को उठाना होता है तो इस गेट में से ऊपर ये इस तरीके से बाहर निकल जाता है और पानी जो है वो इसके अंदर से ऐसा होता हुआ बाहर आएगा। हम देखते हैं कि इसका जो गेट है वो है 33 क्रिस्ट गेट, यानी कि 33 जो क्रिस्ट है वो उसके अंदर लगे हुए थे और वो जैसे ही तुंगभद्रा का दबाव थोड़ा ज़्यादा होता है उस वजह से टूट जाता है। हालांकि इसकी वजह से अभी तक तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा
दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना है वैसा कुछ नहीं हुआ, डिज़ास्टर के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन स्टिल जो लोग हैं वो डर रहे हैं कि इससे जो स्पिलवे होगा, जो पानी आएगा, वैसे तो हमने क्या कर दिया गया है, रिज़र्वोयर को पूरा-पूरा खाली कर दिया गया था ताकि अब इसको क्या किया जा सके, रिपेयर किया जा सके। लेकिन इससे जो नीचे के एरिया हैं, जहाँ पर फार्मिंग की जाती है, अब जब उस रिज़र्वोयर को भी पूरा-पूरा खाली किया जाएगा तो फार्मर्स को ये डर हो रहा है कि कैसे ये क्या हो सकता है, उनकी जो फसलें हैं उनको ख़राब कर सकता है। हमारे लिए हमने देखा कि कैसे जीएस पेपर 2 जो है उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्टली जीएस पेपर 1 में भी इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर द इकोनॉमिक रीज़न्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, डैम है, क्यों बनाया था। एंड उसके अलावा हम देखेंगे थोड़ी बहुत इसमें हिस्ट्री की रेलिवेंस है, मोस्टली हम देखेंगे तुंगभद्रा एज़ अ रिवर जो कि फिज़िकल ज्योग्राफी का एज़ अ पार्ट बनाती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करा हिस्ट्री ऑफ केरला जेविश कम्युनिटी। अब ये मोस्टली इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है जीएस पेपर 1 में ही। क्यों? क्योंकि जीएस पेपर 1 में एक तो हम इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जेविश कम्युनिटी यहाँ पर आई कैसे, और दूसरा हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इंडियन सोसाइटी में कैसे अलग अलग जो डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है। नाउ टॉकिंग अबाउट जूइश कम्युनिटी। जूइश कम्युनिटी कौन है? इज़राइल के वो लोग जिनको यहूदी भी कहा जाता है। इन इंग्लिश दे आर नोन एज जू एंड इन हिंदी उनको यहूदी के नाम से जाना जाता है। अभी हम देखते हैं कि केरला के अंदर जो ज्यू कम्युनिटी है उनमें से एक वुमन है जिनका नाम था क्वीनी हेलिगा। अब क्वीनी हेलिगुआ जो थी वो 89 ईयर्स की एज में अभी उनकी डेथ हो गई है। इनकी डेथ के बाद में माना जा रहा था कि शी वॉज द लास्ट वुमन ऑफ केरला वंस वाइब्रेंट प्रदेशी जेविश कम्युनिटी। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रदेशी। प्रदेशी का क्या मतलब होता है? फॉरनर्स। तो यानी कि ये जो जूइश कम्युनिटी है ये प्रदेशी की तरह देखी जा रही थी और इनमें से लास्ट फीमेल थी जब इनकी डेथ हो चुकी है। अब इन्हीं के एक नेफ्यू यानी कि लास्ट मेल ऑफ प्रदेशी जेविश कम्युनिटी जो है वो केरला में बचे हुए हैं जो कि अभी 67 ईयर्स के हैं। अब हम इनकी थोड़ी हिस्ट्री को देखते हैं। देखें तो ज्यूज जो है, यहूदी जो है केरला में, वो कोई नए नहीं थे। वो काफ़ी प्राचीन समय से ही हम देखते हैं कि इंडिया में देखे जा रहे थे। मोस्टली 1940s के अंदर अगर हम देखें तो मोर देन 20,000 से लेकर 50,000 जूज वर देयर इनटू द केरला। अब बात करें तो ये जो है आज के समय पे अगर पूरे इंडिया में भी पूरा का पूरा हम करें तो 4,000 से 5,000 ही इनकी जो पॉपुलेशन है वो बची हुई है। मोस्टली ये वो लोग हैं जो मराठी स्पीकिंग जो इज़राइल कम्युनिटी है, जो कि बेनी इज़राइल कम्युनिटी है, जो कॉन्कन कॉस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर से रह रही थी, उनसे ये थोड़े से अलग है। क्यों? क्योंकि ये बेशक ओल्डेस्ट ज्यूइश कम्युनिटी नहीं है, लेकिन ये उन केरला की 2 मेन ज्यूइश कम्युनिटीज़ में से आती है जो केरला के अंदर रहती थी। बात करें कौन-कौन सी है, पहली इसमें हम देखते हैं मालाबार ज्यूज़ को, जो कि एज़ अ कोचीन ज्यू के नाम से भी जाने जाते थे बिकॉज़ दे वर प्रोमिनेंटली लिविंग देयर, इसी वजह से उनको कोचिंग के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले जब ये आते हैं तो ये मिलते हैं किंग सोलोमन को, क्योंकि यहीं से हमें इनकी जो हिस्ट्री है वो पता चलती है। लगभग 10th सेंचुरी बीसीई यानी कि ईसा पूर्व में ही ये आ चुके थे। अब हम बात करते हैं लगभग 3,000 साल पहले ये आए थे इंडिया के अंदर में, और उसके बाद ये क्या करते हैं, आज का जो कुंडगलूर है तिरुशूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पर आकर रहने लग जाते हैं, जिसको सिंगली के नाम से भी रेफर किया जाता है। ओल्डेस्ट जो डॉक्यूमेंट का एविडेंस है इस कम्युनिटी का वो है ए सेटर ऑफ कॉपर प्लेट्स, जो कि लोकल ज्यूइश को दी गई थी। ठीक है, तो ये हमें समझ में आता है, यानी कि 3,000 साल पहले। इट इज़ नॉट अ स्मॉल टाइम, इतना कोई छोटा टाइम नहीं दिखाई दे रहा, काफ़ी बड़ा ये समय हो जाता है। सेट ऑफ कॉपर प्लेट जब इनको दिया जाता है तब हम देखते हैं कि ये इनका सबसे रिसेंट है, किंग सोलोमन के समय पे ये आए हुए थे। मैं जिन जिन को भी हाईलाइट कर रही हूँ, दिज आर द थिंग्स जो आप अपने नोट्स के अंदर रख सकते हो, लिख सकते हो। नाउ आगे बढ़ के देखते हैं प्रदेशी ज्यूज के बारे में। तो प्रदेशी का मतलब हमें समझ में आता है फॉरेन ज्यूज ही यहाँ पर होता है, और ये माइग्रेट करते हैं इंडिया में 15 से 16वीं शताब्दी के अंदर में, 15th से 16th सेंचुरी के साथ में। और ये कहाँ से आते हैं हम देखते हैं, इबेरियन जो पेनिनसुला था जहाँ पर ज्यूज को आज भी हम देख पाते हैं, लाइक बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द इजराइल, जहाँ पर उस समय पे उनको निकाला जा रहा था और वो भाग रहे थे, वहाँ पर हम
पूरी इज़राइल की जो हिस्ट्री मैंने आपको समझाई है उससे आप समझेंगे कि कैसे यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर जब इनका प्रोसिक्यूशन किया जा रहा था, कौन-कौन कर रहा था? कैथोलिक रूलर जो थे स्पेन के एंड पुर्तगाल के, वो क्या कर रहे थे? इनको मार रहे थे। तो ये क्या करते हैं? इंडिया की तरफ फ्लू करते हैं और इंडिया की तरफ आकर रहने लग जाते हैं। इसी वजह से इनको प्रदेशी जू बोला गया कि जो पहले 3000 साल पहले आए थे वो तो मालाबार के हैं, वो तो यहीं के हैं, लेकिन ये अब आ रहे हैं, बहुत रिसेंटली आ रहे हैं। आफ्टर 2500 साल के बाद हम देखेंगे कि कैसे आ रहे हैं। तो इसी वजह से इनको यहाँ पर प्रदेशी जूस के नाम से भी जाना जाता है। अब जब शुरुआत में ये लोग आते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो दूसरी जूस होती थी, मालाबार जूस कम्युनिटी, उनके साथ में मैरिज वगैरह करते हैं, उनके साथ में रहना शुरू कर देते हैं आस-पास के एरियाज़ में, बिकॉज़ जो कल्चर था उसमें सिमिलैरिटी दिखाई दिया होगा, कम्फर्ट दिखाई दिया होगा। लेकिन सडनली कुछ समय के बाद में इन्होंने ये जो प्रपोज़ल वगैरह थे वो सब करना बंद कर दिया। अपनी खुद की एक कम्युनिटी, अपनी ही कम्युनिटी में खुद से जो मैरिज वगैरह होती थी वो करवाई जाती थी। और इसी वजह से आज भी ये कम्युनिटी आफ्टर 600 ईयर्स हम देखते हैं कैसे हमें बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देती थी, राइट? इनमें डिफरेंशिएशन जो था वो रह गया था, क्योंकि अगर ये जो इंटर मैरिज करते रहते तो फिर तो ये डिफरेंस नहीं दिखाई देता, फिर तो सभी ज्यूज़ हो जाते। लेकिन बिकॉज़ इन्होंने वो नहीं किया, इसी वजह से हमें आज तक भी इनके अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो देखते हुए दिखाई दिया था। अब इनकी कुछ और बात करें तो यहाँ पर आप क्लॉक टावर को भी देख पाएँगे। क्लॉक टावर क्या होता है? बेसिकली जो ज्यूज़ होते हैं ना, उनमें आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन उनको ना तो बुरी किया जाता है, ना ही उनका इनकार्नेशन किया जाता है, ना उनको जलाया जाता है, ना उनको दबाया जाता है, दफनाया जाता है। सो उनके साथ में क्या किया जाता है? उनको क्लॉक टावर के ऊपर ले जाकर, यानी इनकी एक बिल्डिंग होती है, उनमें उनकी बॉडी को छोड़ दिया जाता है एंड आफ्टर दैट जो वल्चर होते हैं, गिद्ध जो होते हैं, वो उनको बाद में खाते हैं। तो ऐसा बॉडी को इस तरीके से छोड़ा जाता है। तो वो एक बहुत फेमस जगह है केरला में, जो कि प्रदेशी साइनागोग हमें मैटिन चेक के अंदर दिखाई देता है। और अभी कुछ समय पहले जब एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो शेयर मार्केट के हम देखेंगे कि फेस थे, उनकी भी जब डेथ होती है तो हम देखते हैं कि कैसे ये कंट्रोवर्सी उठी थी कि क्या उनको अब जो होगा वो वल्चर्स को खिलाया जाएगा या फिर उनका इनकार्नेशन जो होगा वो करवाया जाएगा, या क्या बोल रही हूँ मैं, इनकार्नेशन, सॉरी, सबमिनेशन जो होता है वो करवाया जाएगा। एनीवे अभी हम देखते हैं कि एक डिविडलिंग कम्युनिटी है कैसे। देखिए जेविस जो कम्युनिटी होती है ना यूरोप वगैरह में या वेस्ट एशिया के अंदर में, वो उनको एंटी सेमिटिज्म हमेशा ही देखने को मिला। मुस्लिम जो होते थे वो जेविस को पसंद नहीं करते थे, कैथलिक जो होते थे वो उनको पसंद नहीं करते थे। रीज़न बिहाइंड दैट ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूरोप में आने वाले धर्म की, जब क्रिश्चियनिटी आता है और जीसस क्राइस्ट आते हैं तो वो खुद में एक क्या थे, एक जू थे। और जब वो बाहर निकलते हैं और वो फिर क्या करते हैं कि क्रिश्चियनिटी को फैलाने लगते हैं, तो ये माना गया कि इन्होंने उनको मार दिया, जूस कम्युनिटी ने। इसी वजह से इनको बहुत नापसंद किया जाता है। और ये इतिहास में बहुत पुराने समय से ये सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया में ऐसा इनको यहाँ पर कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिला। हम लोग जो थे, क्योंकि ऐसा कोई हमारी दुश्मनी इनके साथ में नहीं थी, तो वो यहाँ पर नहीं मिला। इसी वजह से ये बहुत ही अच्छी फॉरेन ट्रेड के अंदर इन्होंने करना शुरू कर दिया। पोर्तुगीज़ और जब वो आते हैं तो भी इनका जो प्रोमिनेंट हाथ था वो फॉरेन ट्रेड में होता था। ये काफ़ी जो एडवाइज़र्स थे डच वगैरह के वो बने, हिंदू रूलर्स के एडवाइज़र बने। जब ब्रिटिश रूल आता है ज्यूज़ का केरला में, तब इनको मर्चेंट्स वगैरह की तरफ से यहाँ पर क्या किया गया कि ये क्या करें, ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा दूर है, बिकॉज दे डू नॉट लाइक देम। सिंपल सी बात है इस चीज़ में। तो हाउएवर 1950 में हम फिर देखते हैं कि केरला में एक केरला ज्यूज़ का इजराइल की तरफ से स्टडी माइग्रेशन देखने को मिला कि वो क्या करने लगे, क्योंकि इजराइल अभी 1948 में बन चुका था। तो तब वो क्या करते हैं कि केरला से वापस इजराइल की तरफ उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। एक एस्टिमेट लगाया गया था कि 4000 से ज़्यादा जो कोचिन के अंदर रहने वाले लोग थे वो अब इजराइल में रहते हैं, और मोस्टली मालाबार ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। और कुछ अगर मैं आपको 101 की संख्या बताऊं तो हम देखते हैं यहाँ पर ज्यूस जो थे प्रदेशी भी थे जो यहाँ से गए थे। ये पूरी की पूरी एक थोड़ा सा हमें हिस्ट्री यहाँ की समझ में आती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें यूक्रेन पुश इनटू रशियाज कोक व्हाट हैपनिंग व्हाई नाउ। देखिए सबसे पहले मैप देख लीजिए।
ये हमें दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द बाउंड्री ऑफ द यूक्रेन, और ये रशिया की बाउंड्री है, और यहाँ पर रशिया का जो एरिया है, कुर्स्क का एरिया, इसके अंदर यूक्रेन की फोर्सेस अभी पेनिट्रेट कर गई हैं, अंदर चली गई हैं। क्या इसके पीछे रीज़न है वो देख लेते हैं। तो यूक्रेनियन ट्रूप्स जो हैं वो लगभग 30 किलोमीटर रशिया के टेरिटरी के अंदर चले गए हैं, और ये जब से पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने इतने अंदर तक जो रशिया के अंदर है उसमें पेनिट्रेशन किया है आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ वॉर, जो कि 2022 में शुरू हो चुकी थी। लेकिन अभी ऐसा क्यों किया जा रहा है, दैट इज़ अ क्वेश्चन पूछना चाहिए आप लोगों को। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन या जियो पॉलिटिक्स जो है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो, ठीक है, इसलिए हम इसको यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं। रीज़न पता चल रहा है कि एक तो दो कारण माने जा रहे हैं। एक तो ये कारण माना जा रहा है कि यूक्रेन बदला ले रहा है। यूक्रेन कौन सा बदला ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो रशिया है वो भी इसी तरीके से अंदर आया था यूक्रेन के, और यूक्रेन का जो न्यूक्लियर यहाँ पर हम प्रोग्राम देखते हैं, सेंटर देखते हैं, उसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। सेम अभी क्या करना चाहता है यूक्रेन जो है वो भी करना चाहता है, क्योंकि ये विलेज जो है ओबिश्की कोल्दस, जो कि लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है रशियन यूक्रेनियन बॉर्डर से, वहां पर ये जाना चाहते हैं, और वहां पर जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर कब्जा मानना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें ये पोजीशन ये है कि जितना लैंड अब यूक्रेन के पास में आएगा, तो जब नेगोशिएशन होंगी, समझौते होंगे यहाँ पर, तब यूक्रेन बोल पाएगा कि रशिया को भी कि हाँ मैं आपके लैंड को छोड़ दूंगा, लेकिन आपको भी मेरी कुछ ज़मीन, क्योंकि रशिया ने ज़्यादा कब्जा किया हुआ है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनके पास में स्ट्रेंथ होगी। दैट इज़ द रीज़न कि अब वो दोबारा ये कर रहे हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है एआई एंड साइबर चक्रव्यूह के बारे में। अभी आर्टिकल जो है ये लिखते हैं फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रह चुके हैं इंडिया में, और गवर्नर भी रह चुके हैं वेस्ट बंगाल के, जो कि एमके नारायण। ये बात कह रहे हैं कि कैसे एआई जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुकी है मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर में। जब यहाँ पर गलत सूचनाएं, गलत जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फैलानी होती है, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर गई है, एक अगम रूप से प्राथमिक स्थान पर यहाँ पर आ चुकी है। नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी, क्योंकि हमें पढ़ना होता है जीएस पेपर 3 के अंदर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस एंड टेक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आती है, एआई भी आती है। जब एआई को पढ़ना है तो एआई के पॉजिटिव चीज़ों को भी पढ़ना है, एंड एआई की नेगेटिव चीज़ों को भी पढ़ना है। दैट इज़ वाई, क्योंकि एआई के बारे में फॉर एग्जांपल आपसे कोई सवाल ही आ जाएगा मेंस में, जीएस पेपर 3 में, और अब आपको वहाँ पर बोल दिया जाता है कि क्रिटिकली इवेल्युएट दिस, ठीक है। तब आपको, क्योंकि क्रिटिकली इवेल्युएट करने की बात की गई है, यानी कि आपको क्या करना है, प्रॉपर तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव वो सारी की सारी बातों को यहाँ पर उनका लिखना है, उनके बारे में बताना है। नाउ अब अगर ऐसे वगैरह में भी आ जाता है, तो ऐसे भी हम देखेंगे कि कैसे यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में भी आपको सभी के सभी साइड्स को रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दो पेपर में हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द अलग जो इसका पार्ट है, अब यहाँ पर हम जिस नज़रिए से पढ़ने वाले हैं वो कैसे पढ़ने वाले हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं जीएस पेपर 3 के अंदर ही। और जीएस पेपर 3 में भी क्या पढ़ेंगे हम, साइबर जो सिक्योरिटी होती है या फिर जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है, तो उसके अंदर भी हम इसको एज अ रेफरेंस के तौर पर पढ़ सकते हैं। अब ये समझ में आ गया है, तो अब आपको समझ में लाना होगा कि साइबर चक्रव्यूह से मतलब क्या है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस होंगे, कुछ ऐसे साइबर अटैक होंगे जिनको आप चाहें तो मैं यहाँ पर लिख के आपको बताऊंगी, उनको आप अपने नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इट, हम देखते हैं 2024 का ये साल चल रहा है, एआई पूरी तरीके से हमारे जीवन में आ चुकी है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होती थी ना, वो इतनी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ नहीं पाई थी, लेकिन जैसे ही ओपन एआई चैट जीटीपी को लेकर आता है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पर डीप फेक भी आ गया है। एआई के साथ में वॉइस को मॉड्यूल किया जा सकता है, किसी की भी वॉइस को, कोई और वीडियो है, आप लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई चाहता है कि उसको मेरी वॉइस में कुछ जो मिस इन्फॉर्मेशन है वो फैलानी है, वो क्या करेंगे, इसी वीडियो से मेरी वॉइस को लेंगे, इसको मॉडल करेंगे, इसमें शब्द बदल देंगे, यानी कि मेरी जो डेप्थ है बोलने की, मेरी जो आवाज़ है वो सेम टू सेम यही रहेगी, लेकिन मेरे शब्द बदले जाएंगे, जिससे देखने वाले को क्या लगेगा कि मैं वीडियो के अंदर जो मैं दिख भी रही हूँ वो कुछ और बोल रही हूँ, राइट। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है, डीप फेक। डीप फेक में क्या किया जाता है, यानी कि मैं ही हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ फेस को यहाँ पर इतने भाग को या फिर जो ऊपर
ऊपर का फेस है, मूवमेंट हो रही है, इनको निकाल लिया जाएगा और किसी पर्टिकुलर दूसरे इंसान की किसी दूसरी वीडियो में जो कुछ घटनाएं कर रहे होंगे उनके ऊपर मेरे फेस को लगा दिया जाएगा। ऐसा ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमें रश्मिका मंडाना के केस में देखने को मिला था कि रश्मिका मंडाना कौन है, एक फेमस एक्ट्रेस है फ्रॉम द सदर्न साइड ऑफ पेनिनसुला। और हम देखते हैं कि उनको एक वल्गर तरीके से, एक गलत तरीके से किसी दूसरे इंसान के फेस के ऊपर उनका फेस लगा दिया गया और उनको बताया गया, एंड दिस वॉइस इज ऑल्सो मॉड्यूल्ड बाय देन। तो इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कैसे मिस इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें फैलाती है। ऐसा ही नहीं है, गवर्नर की तरफ से हम देखते हैं कितनी बार ऐसा हुआ है इंडिया के अंदर कि गवर्नर ने रिजिग्नेशन दे दिया है अपना, एआई से उनके सिग्नेचर को ले जाना, इस तरीके से बना देना। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिसमें शिफ्टिंग की जाती है। अब ये क्या है, किसी को आप क्या कर रहे हो, बेवजह से उनके साथ में गलत तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन देके उनको फंसा रहे हो और उनसे मॉनेटरी चीटिंग कर रहे हो, ये सब देखने को भी मिलता है। अब ये तो एआई का प्रकोप है, इसके अलावा साइबर अटैक जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें भी अब एआई की मदद जो है वो ली जा रही है, ये हमें देखना है। देखिए अभी ये आपको इतना समझ में आ गया है तो कुछ ऐसे अटैक्स की बात कर लेते हैं जो रिसेंटली हमें देखने को मिले थे। ताइवान के अंदर इलेक्शन हो रहे थे जनवरी 2024 में, और वहां पर बताया गया कि जो एटमॉस्फेयर है वो लोडेड है फेक पॉज से। इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्या बोल रहे थे कि इलेक्शन के अंदर यहाँ पर गलत गलत जो इंफॉर्मेशन है वो फैलाई जा रही थी दूसरे कैंडिडेट्स के लिए या फिर फॉर द गवर्नमेंट पर्सनल जो थे उनके लिए भी, कुछ के लिए भी। और इसी वजह से यहाँ पर इसको क्या करना है, रेगुलेट करना होगा। ये सारी चर्चा काफ़ी समय तक चलती रही, खासकर हम जनवरी से देखेंगे तो तब तो काफ़ी ज़्यादा, और इंटरनेशनल लेवल पर ही हमें ये ज़्यादा देखने को मिली थी। यूएसए एक ऐसी पहली कंट्री बना था जिसने रेगुलेशन किया। उसके बाद में हम देखेंगे ईयू को, यूरोपियन यूनियन इसके ऊपर जो नियमावली है वो लेकर आती है। आफ्टर दैट इंडिया ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड जो रेगुलेशन अथॉरिटी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पूरे के पूरे कानून लाने के काम कर रहे हैं। इंडिया ने स्टेटमेंट दिए थे अपनी तरफ से, तो ये हम सारी चीज़ें देख पाते हैं। फिलहाल ये सब तो होता ही है, लेकिन अभी तक जो साइबर अटैक हमें देखने को मिले थे वो हम काफ़ी सारे देख पाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम 2016 का और 2017 का एक एग्जांपल लेते हैं। हम देखते हैं 2017 के अंदर में वर्ल्ड के ऊपर एकदम से एक साइबर जो अटैक है वो होता है जो कि था वाना क्राई नाम से। अब इसमें क्या हुआ, इसमें अप्रोक्सीमेटली जो रैंसमवेयर था वो डाल दिया गया था, और यहाँ पर 2,30,000 से ज़्यादा ऐसे कंप्यूटर थे जो कि 150 कंट्रीज में थे, जिस पे इसने पूरा पूरा इम्पैक्ट किया, प्रभाव डाला। अब ये डैमेज जो था जिसकी वजह से हुआ था वो बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमें डैमेज देखने को मिला था। अब ये क्यों बोल रही हूँ मैं, चलिए थोड़ा सा समझते हैं। अभी ये तो हम 2017 की बात कर रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा 5-10 दिन पहले हम देखते हैं कैसे जो माइक्रोसॉफ्ट था उसमें बहुत सारी विंडोज़ इंडिया के अंदर में ग्लिच आने की वजह से बंद हो गई थी, जिसकी वजह से इंडिया की काफ़ी सारी ट्रेन्स को रोकना पड़ा, जिसकी वजह से जो फ्लाइट्स होती हैं उनको हटाना पड़ा, बैंकिंग काम नहीं कर रहा था। ये सब एकदम से रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि ये सारी चीज़ें नाउ डिजिटली है। अब इनके लिए डिजिटली जो हमारे उपकरण है उनका काम करना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना जब होता है तो 2-4-5 दिन के लिए जब ये रहता है तो क्या होता है, इसमें नुकसान होता है, मॉनेटरी हम देखते हैं डैमेज देखने को मिलता है। वैसे ही कुछ 2017 में पहला जब वानाक्राई यहाँ पर साइबर अटैक होता है तभी भी देखने को मिला था। दूसरा 2017 के अंदर ही जो वर्ल्ड वाइड की बातें कर रही हूँ, नेशनल लेवल पर तो ये बहुत आते होंगे। 2017 में ही हम एक दूसरे अटैक को भी देख पाते हैं जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर रास गैस कतर जो होती है उसके लिए अटैक किया गया, ऑयल जो कंपनीज थी उनके ऊपर में, और यहाँ पर आरामको जो कंपनी थी इनके ऊपर में भी मेनली यहाँ पर क्या किए गए थे, अटैक किए गए थे। फिर यहाँ पर एक और इसी साल में वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं अटैक किया जाता है जो कि बिगेस्ट हैक ऑफ हिस्ट्री में माना जाता है। ये क्या था, पित्ता माल्यवॉर। तो पित्ता माल्यवॉर जो था वो भी यहाँ पर लेकर आया जाता है।
तो ये पहले भी हुए हैं हिस्ट्री में, आगे भी हो सकते हैं, एआई की मदद से और ज़्यादा किए जा सकते हैं। दैट इज़ वाई एआई जितना ज़्यादा हमारे लिए यहाँ पर एक कंफर्ट जोन ला रहा है, जितना ज़्यादा हमारी हेल्प कर रहा है चीज़ों में, उतना ही ज़्यादा कहीं ना कहीं इस सेक्टर में आकर नुकसानदायक भी साबित हो रहा है, बिकॉज इट इज़ नाउ ईजी टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ साइबर अटैक विद द हेल्प ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट इज़ वाई हम देखते हैं कि क्योंकि ग्रोइंग साइबर थ्रेट हो रहे हैं, तो इसी वजह से जो ग्लोबल लैंडस्केप है ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स के लिए, वो ऑलरेडी एक परसिस्टेंट थ्रेट की तरह हमें दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी एआई की मदद से अपनी वॉइस मॉड्यूल करता है या आपकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, आपके पास आजकल कॉल करते हैं, कहते हैं हम आपसे डिलीवरी देने के लिए कुछ आए हैं सामान को, आपकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, आपके पैन कार्ड, आपका फ़ोन नंबर, आपसे आपका नाम, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें ले ली जाती हैं। आफ्टर दैट आपके जो बैंक अकाउंट के अंदर कुछ पैसे होते हैं तो उनको क्या कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है। जैसे जैसे ये जो थ्रेट है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे एआई के साथ में इसका और ज़्यादा हमें जो सोसाइटी के अंदर इंडल्जेंस है वो दिखाई दे रहा है। और इसको रोका कैसे जा सकता है? इट कैन ओनली बी स्टॉप्ड विद द रेगुलेशन एंड विद द अवेयरनेस ऑफ द जनरल पब्लिक। जब जनरल पब्लिक जो होगी वो अवेयर होगी, जब उनको पता होगा कि नहीं हमने कोई डिलीवरी नहीं किया, नहीं हमें कोई फ़ोन नहीं देना, अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, उनको बचा के रखना है, जब ये सारी काम होंगे ना तभी जाके इनके ऊपर काबू किया जा सकता है। अदरवाइज सच में सोच के देखिए कि आप गवर्नमेंट जो है वो कितना ही कुछ कर सकती है, राइट? तो अवेयरनेस इज द बिगेस्ट थिंग हियर, जिसके ऊपर यहाँ पर पूरा पूरा फोकस किया जा रहा है एमके नारायण जी के द्वारा भी। और ये कह रहे हैं कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी बेशक यहाँ पर पोटेंशियली डेंजर हमारे सामने बना हुआ है, लेकिन स्टिल अगर हम लोग अपनी अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएंगे कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ में भी शेयर ना करें, अपना मोबाइल किसी को ना दे चलाने के लिए, बी केयरफुल, बी अवेयर, तो शायद इस चीज़ से जो इसका जो नुकसान होगा वो पोटेंशियली थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है द टॉप कोर्ट एज कस्टोडियन ऑफ लिबर्टीज। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है अश्वनी कुमार के द्वारा, हु इज अ सीनियर एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड ए फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। अब ये लिख रहे हैं, तो मैं न्यूज़पेपर जब भी आपको पढ़ाती हूँ ना तो ये सोचकर पढ़ाती हूँ कि मोस्टली जो हम स्टैटिक पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन हमें न्यूज़पेपर से समझ में आती है। अब स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पढ़ते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को पढ़ते हैं, हाई कोर्ट्स को पढ़ते हैं, इवन हम लोग जुडिशियल रिव्यू जो है उसको पढ़ते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, इन सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ते हैं। वहाँ से आपको समझ में आता है क्या होना चाहिए। जब आप न्यूज़पेपर के ऊपर आते हैं तो आप देख पाते हैं कि न्यूज़पेपर हमें दिखाता है कि क्या हो रहा है और क्या जो होना चाहिए उसके ऊपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन पार्ट हम न्यूज़पेपर को देख पाते हैं। इसी तरीके से मैंने सेम आर्टिकल जब ये पहले लिखा गया था, इट इज़ अबाउट मनीष सिसोदिया जो हैं, उनकी जब बेल जो है वो दे दी जाती है तो उसके ऊपर यहाँ पर इसको लिखा गया था कि फ्रीडम इज़ अ रूल होना चाहिए। तो ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हमें कुछ बातों का पता चल रहा है विच आर रेलिवेंट फॉर द पर्पज ऑफ मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रीलिम्स में उनकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं, तो यहाँ पर फैक्ट होंगे, आप चाहें तो इनको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बैठ के। और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, कई सारे केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उनको देखेंगे जो अभी तक किसी भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल में रिगार्डिंग दिस टॉपिक नहीं आए हुए थे। इवन इट इज़ नॉट मेंशन इन द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत में भी ये नहीं है। और जब आप मेंस का पेपर में बैठेंगे और इनको यहाँ पर कोट करेंगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होंगे एज कम्पेयर टू दोज इंडिविजुअल्स जिन्होंने इनको कोट नहीं किया है, उनसे ज़्यादा आएंगे, चाहे वो 2 या 3 नंबर ही ज़्यादा हो पर क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे एक जजमेंट हुआ था अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और 2020 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रीअफर्म कर दिया था कि लिबर्टी जो है ह्यूमन एराज में वो यहाँ पर टेनेशियस है, यानी कि उसको रोका ही नहीं जा सकता है। फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए ह्यूमन लाइफ। तो हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, वहां पर दिखा दिया गया था। इवेंचुअली जब मैं पीएमएलए, एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस समझा देती हूँ। ईडी ने क्या किया था, पीएमएलए एक्ट के तहत में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। पीएमएलए एक्ट क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब ये जो एक्ट होता है इसके अंदर बेल जो देनी होती है दैट इज ओनली ऑन
जज जज ठीक है, आप जज ही उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन जज भी क्या कर सकते हैं, पहले तो कुछ ऐसी बेल होती है, बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें आप इजीली बेल दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यूपा जैसे एक्ट, मनी पीएमएलए जो है, ऐसे एक्ट, यूपा क्या होता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये इतने स्ट्रिंजेंट एक्ट हैं, इतने ज़्यादा सख्त कानून होते हैं कि इसमें यहाँ पर जज को तब बेल देने का ऑप्शन होता है जब जज को इस बात का यकीन हो जाए कि इन्होंने ये क्राइम नहीं किया है। नाउ अगेन इसके ऊपर एक और पॉइंट आता है। यूजुअली इंडिया का जो यहाँ पर जस्टिस सिस्टम होता है उसमें नेचुरल जस्टिस के तहत पे एक बात को माना जाता है, दैट इज कि किसी के ऊपर भी अगर किसी क्राइम को लगाया जा रहा, अक्यूज किया जा रहा है किसी को, तो हमेशा जब तक क्राइम प्रूव नहीं हो जाता है तब तक उनको निर्दोष माना जाएगा। अगर वो निर्दोष है तो उनको बेल इजीली मिल जाएगी, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम आते हैं पीएमएलए एक्ट के ऊपर, जब हम आते हैं यूपा एक्ट के ऊपर, जब हम इन एक्ट को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये तो ऐसे एक्ट हैं कि इसमें जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उस इंसान को जब तक वो निर्दोष साबित ना हो तब तक उनको गुनाहगार ही माना जाता है, एंड द बर्डन ऑफ प्रूविंग देयर इनोसेंसी वो उसी इंसान के ऊपर रहते हैं कि आप नहीं, हमने तो मान लिया है कि आप गुनहगार, आपने काम किया है, नाउ यू हैव टू प्रूव इट कि आप गुनहगार नहीं हैं। एंड इन द केस ऑफ जर्नल केसेस वहां पर क्या होता है, वहां पर ये होता है कि टिल नॉट प्रूवन यू आर नॉट गिल्टी, जब तक जिसने इल्जाम लगाया, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लग रहा है तो जब तक दूसरा इंसान जिसने इल्जाम लगाया है तब तक वो ये प्रूव नहीं कर देता है तब तक आई एम फ्री एंड आई एम नॉट गिल्टी एंड आई एम ए इनोसेंट पर्सन, ये हम देख पाते हैं। तो क्योंकि ये क्राइटेरिया ही उल्टा है तो बेल जो होती है वो मिनिमम लोगों को मिल पाती है, ऐसे केसेस में बहुत लंबे समय तक वो क्या रहते हैं, जेल में ही रहते हैं। एंड दैट इज अगेन थोड़ा सा हम देखेंगे कि कैसे एक बुरे तरीके का व्यवहार हो जाता है। हालांकि ये कानून भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इन कानूनों को बिल्कुल उखाड़ के फेंक दो, हटा दो, नहीं, लेकिन ये जो कानून है इसमें हम ये जरूर देख पाते हैं कि फ्रीडम जो है किसी इंडिविजुअल की, अभी तक ये तैयार भी नहीं हुआ है, तय भी नहीं हुआ है, केस के रिजल्ट आए भी नहीं है कि वो निर्दोष है या गुनहगार है, लेकिन स्टिल जो प्रोसीजर है उसी के तहत में उनको क्या मिल रही है, सजा मिल रही होती है। नाउ टॉकिंग अबाउट ये जो बेल का सिस्टम होता है, अभी ये हमारे इंडियन जुडिशरी के अंदर ना एक कॉन्सेप्ट चलता है। क्या है वो कॉन्सेप्ट, चलिए समझते हैं। हम देखते हैं कि कैसे 1977 में जस्टिस VAR कृष्णा जो थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया एंड दे सेड कि जो रूल है जेल का वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, कभी कभी ही जो जेल होती है वो लोगों को होनी चाहिए, एंड जो बेल का रूल होता है, बेल हम देखते हैं रूल होना चाहिए, तो यानी कि बेल जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल जानी चाहिए, राइट, और जो जेल है वो कम से कम लोगों को होनी चाहिए। तो ये एक रूल हमें देखने को मिलता है। ये कौन देते हैं, 1977 के अंडर जस्टिस VAR कृष्णा अय्यर इसको देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आता है। नाउ अभी बहुत सारे ऐसे और केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी इन्हीं फॉर्मूलों पे ध्यान दिया है, जैसे कि हम देख पाते हैं कि कैसे अभी यहाँ पर अक्टूबर 30 2023 में जब मनीष सिसोदिया वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का केस आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि देखिए इसमें 56,000 से ज्यादा पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, 456 से ज्यादा विटनेसेस है, यानी कि चाह कर भी अगले 2-3 सालों तक इस केस के जो ट्रायल है, इसकी जो जजमेंट आएगी वो नहीं आ सकती है, और तब तक हम मनीष सिसोदिया जी को जेल में नहीं रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर स्टेटमेंट आई है। इससे पहले अगर हम और पास्ट में जाते हैं तो कश्मीरा सिंह 1977 के अंदर देखते हैं कि कैसे पी चिदम्बरम 2020 के केस में और सत्येंद्र कुमार अंतिल 2022 के केस में राइट के बारे में बोला गया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल जो है वो भी अक्यूज्ड का एक अधिकार होता है कि स्पीडली उनका जो ट्रायल चल रहा है, उनके जो प्रोसेस हो रहा है वो थोड़ा जल्दी में हो। इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पर शेख जावेद इकबाल 2024 में ही ये केस होता है, एंड अगेन जो हमारा कोर्ट है वो डिसीजन देता है कि कैसे यहाँ पर जो ट्रायल्स होते हैं जिसके ऊपर जो केस चलता है वो स्पीडली चलना चाहिए, ये उनका अधिकार है, वरना तो आप क्या कर रहे हो, उनके साथ में उनको पनिशमेंट ही दे रहे हो। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी मोस्टली चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें। फिलहाल के लिए हम
यहाँ पर देखेंगे कि कैसे द मॉरलिटी ऑफ जस्टिस एट द हैंड ऑफ लॉ, ये भी बोला जा रहा है सुशील कुमार सेन 1975 के द्वारा, रानी कुसुम 2005 के अंदर में, कि जो मॉरलिटी होती है जस्टिस की, कि जो हत्या करनी होती है न्याय की, वो एक जज के हाथ में ही होती है और उसको बचाना भी एक जज के हाथ में ही होता है। तो इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर जो फोकस है वो किया गया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिविल लिबर्टी, तो हम देखते हैं कि डॉगलस वर्सेस सिटी ऑफ जो जॉनेट 1943 के अंदर में यहाँ पर एक केस होता है, तो उसमें समझ में आता है कि जो कोर्ट है वो कहते हैं कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी को अगर हम रखना है तो उसको रोकना पड़ेगा। कोई भी ह्यूमन राइट्स को यहाँ पर क्या ना करे, तोड़े ना, आगे ना बढ़े। तो ये भी हमें दिखाई देते हैं। एंड इवेंचुअली वी कैन से दैट हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से ही हमें सिखा रहा है कि लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इवन इवेंचुअली अगर मैं आपको स्टैटिक में लेकर जाऊं तो हम देखते हैं कि लिबर्टी का जो शब्द का इस्तेमाल है वो हमारे प्रियम्बल के अंदर भी किया गया है। लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से यहाँ पर लिए हुए हैं। तो उसी मूल्यों के ऊपर जो है हमारे कोर्ट ने रहते हुए इस चीज़ को प्रूव कर दिया है कि इंडिया स्टिल इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड हम जो हमारे मूल्य हैं, जो हमारा संविधान हमें सिखाता है, उसके ऊपर आज भी अडिग रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल फिर से हमारा मेंस के लिए, जो कि एससी एंड एसटी के बीच में होने वाले इकोनॉमिक डिफरेंशियल्स को बता रहा है। नाउ दिस आर्टिकल में देखिए, वैसे बहुत कुछ नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने बोला था कि स्टेट्स जो है वो सब क्लासिफिकेशन कर सकती हैं यहाँ पर एसटी एंड एससीज के बीच में। हालांकि गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि ऐसा तो कोई रूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, तो हम इसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बयान जो है वो बिल्कुल अलग आया हुआ है। रीजन बिहाइंड दैट, क्या सच में एससी और एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं, क्या उनमें सच में डिफरेंट है, एंड व्हाई देयर आर दिस डिफरेंसेस, वो हम देखने वाले हैं। देखिए, एससीज और जो एसटी होते हैं ना, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ये दोनों ही ग्रुप ऐसे हैं इंडिया में जो दोनों के दोनों यहाँ पर सबसे कमजोर ग्रुप है, सबसे वनरेबल ग्रुप हमें दिखाई देते हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया इफ यू आर टॉकिंग नाउ। जब हम इनके बारे में बात कर ही रहे हैं तो हमें ये समझ में आना होगा कि इन ग्रुप्स के अंदर देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल कास्ट एंड पर्सन्स, कम्युनिटीज जो इनमें रहती हैं। कहीं पे कोई होंगे, कहीं पे कोई होंगे, कहीं पे ए है, कहीं पे बी है, कहीं पे सी है, कहीं पे डी है, ई है, जी है, एफ। अब ये सब के सब सेम नहीं आते हैं, लेकिन जब बात करते हैं रिजर्वेशन की तो इनको जो बेनिफिट होते हैं वो मोस्टली सबको सेम टू सेम ही दिखाई देते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर कि कैसे आंध्र प्रदेश के अंदर में दो ऐसे वनरेबल चीज़ें हैं जो कि आदि द्रविड़ एंड भाग्यग्रह के नाम से हम जानते हैं। ये दोनों ही ऐसे हैं कि जो सभी से, जितने भी एससी यहाँ पर दिखाई देते हैं उनसे क्या है, सबसे वनरेबल हैं। जहाँ पर जो दूसरे एससी उन्होंने मोस्टली 50% ने ग्रेजुएशन जो है अपनी वो की हुई है एजुकेशन के स्फेयर में, लेकिन इन्होंने अपना स्कूलिंग भी जो पास किया तो वो केवल और केवल 5% नहीं की है। तो इतना डिफरेंस क्या हमें दिखाई नहीं देता है? क्या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है? ऑन अबोव दैट, इन्हीं पे हर स्टेट के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पर डाटा दिया गया, कौन कौन सी कास्ट है जो बहुत ज़्यादा वनरेबल है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एससी एंड एसटी, और उनके ऊपर सब क्वालिफिकेशन होना ही चाहिए, रिजर्वेशन का फ़ायदा उनको मिलना चाहिए। इक्वालिटी की बजाय यहाँ पर इक्विटी के ऊपर ज़्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है। जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनको ज़्यादा चीज़ मिलनी चाहिए, और जिनको कम आवश्यकता है उनको कम दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट जो कवच सिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। देखिए कैसे यहाँ पर हमारी जो ट्रेन होती है उनके लगातार काफ़ी सारे एक्सीडेंट हमें अब देखने को मिले हैं। अब इन्हीं को रोकने के लिए इंडिया में केवल 8% ऐसी ट्रेन है जिनके ऊपर कवच सिस्टम को लगाया गया है। कवच सिस्टम है क्या? चलिए इसको थोड़ा आसान करने के लिए पिक्चर जो होती है उसके थ्रू हम समझते हैं, इन्फोग्राफिक के समूह। तो हम देखते हैं कि कवच सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले जो दो हमारी ट्रेन होती है उनके अंदर आप इसको कंप्यूटर की तरह लेके चलिएगा। 3 कंप्यूटर की यहाँ पर बात हो रही है। एक कंप्यूटर होता है जो कि लगा होता है ट्रेन के अंदर, उसके ऊपर एक जीपीएस एंटीना लगा होता है जिसकी इंफॉर्मेशन जाती है जीपीएस के पास में, यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के पास में। यही इंफॉर्मेशन ये कहाँ देते हैं? स्टेट बिल्डिंग के ऊपर जो जीपीएस एंटीना है उस स्टेट में। अब यहाँ पर देखिए हर ट्रेन में एक कंप्यूटर मानिए, और जो स्टेशन है उसके अंदर 2 कंप्यूटर, उनमें से एक कंप्यूटर होगा जो मास्टर कंप्यूटर होगा, और दूसरा क्या है जो कि यहाँ पर पूरा रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रहा है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर गई हुई है। इसी को जो यहाँ पर ट्रेन पे लगा हुआ है उसको बोला जाता है लोकल टी
SAK। और यहाँ पर हम जब देख पाते हैं ऑपरेशन के, यहाँ पर जो देखते हैं वो क्या है, स्टेशनरी है। अब ये ट्रेन आपस में भी इंटरकनेक्ट कर सकती हैं और यही ट्रेनों की इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्टेशन में भी होती है। तो ताकि जब भी सिग्नल देना हो, जब भी हमें लगे कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, एक रेडियो एंटीना भी यहाँ पर लगाया गया, GPS एंटीना भी है, रेडियो एंटीना भी लगाई गई है। इसी वजह से दोनों ट्रेनों पर आप दो दो एंटीना को देख पाते हैं। तो ये क्या होगा, ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हमें दिखाई देगा पूरे के पूरे नाम से। और जैसे ही इन ट्रेड में कोलिजन यानी कि जो घटना है टक्कर होने की वो होने वाली होगी, तो यहाँ से इनको आपस में सिग्नल मिलेंगे। साथ ही में ये दोनों ट्रेन भी अपने साथ में इंटरेक्ट कनेक्ट जो है वो कर पाएंगी और दूर से ही अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे, रोक पाएंगे। और इवेंचुअली यहाँ बैठे भी यहाँ पर क्या हो सकते हैं, ऑटोमेटिक ब्रेक जो है ट्रेन के अंदर वो लग सकते हैं। तो ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है और इसी को कवच जो प्रोटेक्शन सिस्टम है वो बोला जाता है, जो इस तरीके से काम करता है। चलिए हम पढ़ते हैं प्रीलिम से रेलिवेंट न्यूज़ को। सबसे पहली न्यूज़ जो है वो है गाइडलाइन अभी दे दी गई है मॉडल सोलर विलेज की, जो कि PM सूर्य ग्रह के अंदर आता है, मुफ्त बिजली योजना। हम देखते हैं कि ये जो गाइडलाइंस है ये दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के द्वारा, जो कि एक नोडल मिनिस्ट्री है PM सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। अब ये योजना जो होती है, स्कीम्स जो होती हैं, काफ़ी मात्रा में प्रीलिम से पूछी जाती है, इसी वजह से हम इनको अच्छे से करते हुए चलेंगे। अब ये मॉडल सोलर विलेज है क्या, आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इनकी छतों के ऊपर हम देखेंगे कैसे क्या है, पूरे के पूरी सोलर प्लेट्स यहाँ पर लगाई हुई है ताकि ये जो पूरी बिल्डिंग है इसको क्या मिले, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मिल जाए। इसका उद्देश्य यही है कि एक मॉडल सोलर विलेज बनाना है हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, कंट्री में, जहाँ पर जो पूरी के पूरी विलेज कम्युनिटी है वो सेल्फ रेलिएंट हो सके अपनी एनर्जी नीड के लिए, उनको एक्स्ट्रा जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गवर्नमेंट से ना लेनी पड़े। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, इसमें एक ऐसा विलेज होना चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा हो एज पर द सेंसस। सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दी जाएगी, जो मॉडल विलेज बनाया जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और उनकी छतों पे हर एक जो घर होगा उन पे क्या लगाए जाएंगे, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि वो अपना खुद का खर्चा आराम से चला सके। इसको इम्प्लीमेंट कौन करने वाला है, स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी कंसर्न स्टेट या यूटी के अंदर में। ये जो योजना है 2024 में इसको लेकर आया गया था, रूफ टॉप सोलर इसको बोला जा रहा है, जो कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगा लगभग 300 जो मंथली यूनिट होती है 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को। सब्सिडी स्ट्रक्चर इसमें यह है कि 60% जो सोलर यूनिट कॉस्ट होती है, जो कि लगभग 2 किलोवाट कैपेसिटी की है, और 40% जो कॉस्ट इस पे आती है वो आती है 2 से 3 किलोवाट कैपेसिटी के अंदर में। यानी कि कोई घर है अगर वो 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो उनको क्या मिलेगा, 60% उसका जो खर्चा है वो गवर्नमेंट उठाएगी, और अगर वो उससे ज़्यादा जाना चाहते हैं तो 40% जो होगा वो गवर्नमेंट उसका अपने ऊपर बियर करेगी, और बाकी का कुछ बचा हुआ होगा जो कि अप्रोक्सीमेटली 50, 60, 70 हज़ार होंगे, वो कौन करेगा, वो खुद हम देखते हैं कि हाउस होल्ड को ही करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर योजना फिर से है जो कि है PM-G1 योजना। अब इसमें क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको टारगेट किया जा रहा है, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज होंगी फीड स्टॉक की मदद से। अब एथेनॉल क्या है चलिए समझते हैं। देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात हो रही है, एथेनॉल कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है, एथेनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पर प्लांट्स की मदद से, मेज वगैरह से, गन्ना वगैरह से, उससे निकाला जाता है। अब इसी को पेट्रोल के अंदर में ब्लेंड किया जा रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पर 80% जो है वो पेट्रोल लिया गया, उसमें 20% एथेनॉल बना लिया गया, हालांकि अभी 90-10 का रेशो हमें देखने को मिला था। जब इनको ब्लेंड कर दिया जाता है तो 10% पेट्रोल बचेगा, और ये जो पेट्रोल है इसकी गुणवत्ता भी जो होगी वो डाउन नहीं जाएगी, मतलब काम अच्छे से करेगा, इसमें पेट्रोल कम लगेगा, और एथेनॉल को जो कि हम सस्ते में प्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी ही कंट्री में, तो वो भी हमारे काम आएगा। ये इसी तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल 2022-23 में हम देखते हैं कि जो एथेनॉल है वो 500 करोड़ लीटर तक कर यहाँ पर लगाया जाता है, जिसमें 15% तक का रेट जो है मिक्सिंग का वो दिया गया है। अब गवर्नमेंट ने एम किया है कि वो 20% ब्लेंडिंग टारगेट लेके चल रही है 2025-26 में, कि हम इतना इतना ब्लेंड यहाँ पर कर देंगे। अब देखते हैं प्रधानमंत्री जीवन, जीवन से क्या है, जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल
अवशेष निर्वारण। देखिए, अब ये हिंदी में है तो मैं आपको इसकी इंग्लिश करके बता देती हूँ। जैव ईंधन का क्या मतलब हुआ? बायोफ्यूल। अब हम देखते हैं वातावरण अनुकूल, यानी कि दैट थिंग जो कि एनवायरमेंट जो है उसके यहाँ पर अकॉर्डिंग में चल रही है। फसल यानी कि जो क्रॉप होती है वो अवशेष जो कि फसल के बाद में जो सब्सिड्यूज बच जाता है उससे जो इस्तेमाल किया जाता है उसको निवारण किया जा रहा है। अब इसके दो बेनिफिट हमें दिखाई दे रहे हैं। पहला तो पेट्रोल में यहाँ पर मदद हो रही है, दूसरा जो सब्सिडीज यहाँ पर बच जाता है वो क्या हो रहा है, उससे हम देखते हैं कि उसी को इस्तेमाल करके यहाँ पर एथेनॉल के अंदर बाइंडिंग और जो ब्लेंडिंग है वो दोनों ही की जा रही है। इसमें बायोफ्यूल को 3-4 कैटेगरीज में हमने रखा हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट में हम देखते हैं प्लांट से उनको निकाला जाता है, फिर नॉन एडिबल प्लांट से उनको इस्तेमाल किया जाता है बायोफ्यूल के लिए, फिर कुछ इक्वेटिक प्लांट्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में इंजीनियरिंग के द्वारा जो प्लांट्स हो गए उनको बनाकर भी इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। ना नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है एरिकोनट के बारे में। अब देखिए ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चलिए जरा एक बार इसको समझ लेते हैं। ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर बात करें कि कैसे सेंट्रल प्लानिंग प्लांटेशन क्रॉप इंस्टीट्यूट जो है CPCRI, दैट इज सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक एडवाइजरी को यहाँ पर क्या किया है, लागू किया है अभी। और किस चीज़ के लिए? इन्होंने कहा है कि हमको क्या करना है, यहाँ पर जो कि कोला रंगा है उसको क्या करना, उसको स्टॉप करना। ये क्या है? एक तरीके की बीमारी होती है जो कि हमें एल्कनेट जो होता है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अब इसी को सुपारी भी बोला जाता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? मोस्टली हम देखेंगे कि तंबाकू जो होता है यानी कि टबैको, उसके अंदर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। एज अ कमर्शियल क्रॉप ये काम करती है, इस तरीके से ये हमें दिखाई देती है एज अ क्रॉप के तरीके से। और इसके ऊपर लगभग एल्टीट्यूड जो इसको चाहिए वो 1000 मीटर सी लेवल से ऊपर चाहिए होता है, तब ये वहाँ पर बन सकती है। रेनफॉल इनको अगर बात की जाए तो मैं लिख देती हूँ ताकि अगर आप लोग इसके नोट्स भी बनाएं तो आराम से बना पाएंगे। देखिए रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेन इनको कितनी चाहिए होती है, लगभग 750 mm की रेनफॉल से लेकर 4500 mm की जो रेनफॉल होती है उसमें ये उग सकते हैं इजिली। इसके अलावा एल्टीट्यूड की हमने बात की थी जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना चाहिए, 1000 मीटर अबव फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो इससे ऊपर ये जो है वो होना चाहिए। अगर सोइल की बात की जाए इसके अंदर तो सोइल में भी हम देख पाते हैं कि रेड सोइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा अकॉर्डेंस में होती है, मोस्ट सूटेबल हम इसको बोल सकते हैं। और इसका पीएच लेवल लगभग हमें 5.2 से लेकर यहाँ पर 7.0 तक ही चाहिए। मतलब थोड़ी बहुत बेसिक की तरफ ये काम कर सकती है, लेकिन एसिडिक ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। नाउ नेक्स्ट इज अ इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कि माउंट किलिमंजारो के बारे में है। माउंटेन किलिमंजारो जो है वो हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो हमारी है उन्होंने रिसेंटली इंडिया के फ्लैग को इसके ऊपर क्या किया था, अनफॉल किया था। अब ये क्यों किया गया था, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो खैर ये किया गया था, यहाँ पर गए हुए थे और कॉपरेशन किया है अफ्रीका के द्वारा, वो सारी चीज़ें अलग है, इंटरनेशनल रिलेशन में उनको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम इसको प्रीलिम्स के लेवल से देखते हैं कि ये माउंटेन किलिमंजारो है क्या। माउंटेन किलिमंजारो जो है वो हाईएस्ट पीक है, हमें दिखाई देती है अफ्रीका के अंदर में। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को जब हम देखते हैं तो जैसे हमारे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, सॉरी K2 इज इन इंडिया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द माउंट एवरेस्ट इन द नेपाल, तो वो हाईएस्ट है। तो ऐसे ये हाईएस्ट पीक ऑफ कहाँ की है, अफ्रीका की है। अफ्रीका में इसकी लंबाई अगर हम देखें हाइट के अकॉर्डिंग है तो वो हम देखेंगे 5895 मीटर है, और ये अकेली ही खड़ी हुई है। इसके आसपास में आप और किसी माउंटेन को नहीं देख पाएंगे। अब इसकी जो एक खासियत है वो ये है कि ये वोल्केनो भी है, ज्वालामुखी है। और वोल्केनो भी ऐसी वैसी वोल्केनो नहीं है, बल्कि ये हम देख पाएंगे स्टार्टो वोल्केनो हमें दिखाई देती है। स्टार्टो वोल्केनो क्या होती है, इस पिक्चर से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत टाइप की वोल्केनो होती है लेकिन उनमें से एक होती है स्टार्टो। स्टार्टो जो शब्द होता है कहीं पे भी अगर आपको मिल जाए, सीधा सा इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है लेयर्स। कोई चीज़ ऐसी है जो लेयर्स में यहाँ पर
बनी हुई है। यही हम देखते हैं कि कैसे स्टार्टो में क्या होता है, नीचे से मैग्मा जो है वो ऊपर की तरफ आता है, फिर ये मैग्मा लावा डोम वगैरह निकल के बाहर निकल जाता है, क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, और इसमें से जो पायरोक्लास्टिक चीज़ें निकलती है वो क्या होती है, यहाँ पर ही ऊपर ही यहाँ पर जमने लग जाती है, लावा का फ्लो होने लगता है। जब ये बार बार होता रहता है तो एक एक क्या बनती शुरू हो जाएंगी, यहाँ पर हम देखेंगे कि लेयरिंग बनती हुई यहाँ पर ऊपर में दिखाई देंगी, जिसकी वजह से इसको स्टार्टो वॉल्केनो भी बोला जाता है। नाउ जब ये इरप्ट करती है तो भी काफ़ी अच्छे खासे तरीके से करती है, इसमें से इरप्शनल क्लाउड भी बनते हैं, ऐश बाहर निकलती है, एसिड रेन होती है, बिकॉज वॉल्केनो जब एकदम से फूटती है तो उसमें से जो वाटर वेपर होता है वो भी बाहर निकलता है। और यही हमें इसके बारे में अभी तक जानना चाहिए था। अब ये तीन कौन से लेकर बनी हुई है, अब यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये बहुत ज़्यादा कोई कैल्डेरा वगैरह यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। कैल्डेरा क्या होगा, जब ये पूरा का पूरा इतना बड़ा माउथ जो है वो नीचे गिर जाएगा, तो ये स्टार्टो क्या होता है कि इसका मुंह जो होता है वो ठीक ठाक होता है, यानी कि इसमें से बहुत बड़े जो इरप्शन है, बहुत ही तेज इरप्शन वो नहीं हो पाएगा, नॉर्मल इरप्शन ही हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में अगर मैं कुछ और बताऊं तो हम देख पाएंगे कि कैसे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी रखा गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर हम देखेंगे कि किलिमंजारो नेशनल पार्क यहाँ पर इसी के नाम से है, और उसी के अंदर क्योंकि वो नेशनल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है तो इसी वजह से इसको भी उसमें रखा गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें जो कि है उदार शक्ति। अब ये उदारा शक्ति जो एक्सरसाइज है ये हम देख पाते हैं, ये एक्सरसाइज की जाती है इंडिया एंड मलेशिया के बीच में। तो इंडिया और मलेशिया के बीच में है। 2024 में हम देखते हैं मलेशिया के यहाँ पर हमारी आर्मी जो है वो गई है, एयरफोर्स गई है, बेसिकली एयरफोर्स की ये होती है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे SU-30 जो एयरक्राफ्ट है हमारे उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बायलैटरल ये एक्सरसाइज है जो कि हर साल होती है, एक बार इंडिया में होगी, एक बार मलेशिया में होगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें यहाँ पर सेंट मार्टिन आइलैंड के बारे में। देखिए रिपोर्ट्स आई हैं कि यूएसए जो है वो क्या करना चाह रहा है, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है जो कि हम देख पाएंगे बे ऑफ बंगाल के अंदर में, यहाँ पर म्यांमार को आप देखेंगे बांग्लादेश ऊपर है, इसके ऊपर क्या चाहता है, एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। ये कितना गलत है कितना ठीक है वो तो हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में। फिलहाल इस आइलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं कि आइलैंड है क्या। ये जो आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हम देख पाएंगे कि कैसे एक छोटा सा कोरल आइलैंड, कोरल्स क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही पढ़ाए थे तो आराम से आप लोग अब समझ पाएंगे कोरल्स क्या होते हैं। और ये कहाँ पर है ये हम देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है बे ऑफ बंगाल का उसमें दिखाई देता है। इसको यहाँ पर नारिकेल झिंझारा या फिर कोकोनट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर कोकोनट जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, राइट। अब इंडिया के अंदर आता है, बांग्लादेश के अंदर आता है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर जो है बार बार अमेरिका को यहाँ पर दोषी साबित कर रही है उनको गवर्नमेंट से हटाने के लिए। तो 1974 में हम देखते हैं कि बांग्लादेश और जो म्यांमार है उन दोनों ने ही यहाँ पर एक अग्रीमेंट कर लिया था, और अग्रीमेंट के तहत पे उन्होंने बोला था कि कैसे ये जो आइलैंड है ये बांग्लादेश के अंदर में यहाँ पर क्या होगा आएगा, तो ये बांग्लादेश का हम आइलैंड इसको मान सकते हैं। एंड नाउ अमेरिका यहाँ पर क्या करना चाहता है, अपना एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। लास्ट हम आज की न्यूज़ के ऊपर पहुंच गए हैं, दैट इज मैपिंग इन न्यूज़। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं तिमूर इस्त को। देखिए तैमूर लेस्ते जो आइलैंड है इसके बारे में हमें आज जानना है। रीज़न बिहाइंड दैट क्यों, क्योंकि इंडियन प्रेसिडेंट जो है उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। अभी आप लोगों को पता ही है हमारी जो प्रेसिडेंट है वो 3 जो आइलैंड्स हैं उनके ब्यौरे पे गई हुई है। उन्होंने न्यूजीलैंड के अंदर भी अपना ब्यौरा किया, उसके बाद वो अब तैमूर के ऊपर भी आ चुकी हैं। तैमूर की बात करें तो इसकी कैपिटल जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है, क्योंकि हमारी कैपिटल दिल्ली है और इनकी कैपिटल यहाँ पर दिल्ली है, तो ये इनकी कैपिटल है, दिल्ली आप इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी आइलैंड हमें दिखाई देता है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, और क्योंकि ये तैमूर आइलैंड जो है उसके हमें ईस्ट में दिखाई देता है तो इसी वजह से इसका जो नाम भी है, इसका नाम भी हम इसको तैमूर आइलैंड ईस्ट भी देखेंगे, तैमूर लेस्ते के नाम से भी इसको हम जान पाते हैं। इसके ऊपर हमें इंडोनेशिया दिखाई देता है, पेपुआ न्यू गिना है। इसकी और बात करें तो देखिए ये इसकी लोकेशन की वजह से रेफर्ड ईस्ट तिमूर भी किया जाता है, क्योंकि ये ईस्ट की तरफ में यहाँ पर बना हुआ है।
इसमें तैमूर सी को हम देख पाते हैं, यहाँ पर साउथ वेस्ट एरिया के अंदर में तैमूर सी हमें दिखाई देता है। इसके वेस्ट में, नॉर्थ में हमें जो ये वाटर बॉडी दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है वेटर स्ट्रेट। अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें यहाँ पर, तो इस एरिया को ओम्बाई स्ट्रेट बोला जाता है। वेस्टर्न तैमूर जो है वो इंडोनेशियन प्रोविंस के अंदर भी हम इसको साउथ वेस्ट में देख पाते हैं, बिकॉज हेयर ऑल्सो वी कैन सी इंडोनेशिया, राइट। तो यहाँ पर इतना बड़ा इंडोनेशिया, और यहाँ पर हम इस तैमूर आइलैंड को इतने को देख पाते हैं। एनीवे, यहीं पर आज का जो न्यूज़पेपर है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इससे अच्छी, इससे बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। चलिए अब मैं चलती हूँ, आप लोग तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। कल फिर मिलते हैं सुबह 5 से 6 के बीच में। आजकल वीडियो थोड़ी कुछ समय के लिए लेट हो जाती है ड्यू टू इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से। एनीवे, कल मिलते हैं फिर सुबह 6 बजे से पहले, और तब तक के लिए